हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू यूपी पीसीएस चैनल। साथियों, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये कौन सा पेपर, आप सबको पता ही, आपका यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम आपको 22 दिसंबर को देखने को मिल रहा है। और इस 22 दिसंबर के एग्जाम के लिए मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं ऑल इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। तो यहाँ पे इट इज द मेजर क्लास। आपको बहुत अच्छे तरीके से इस क्लास को एक्सेस करना है, समझना है। सारी मेजर स्कीम्स मैं आपको इस क्लास के अंतर्गत कवर करवाने जा रहा हूं। अच्छे तरीके से स्कीम को समझेंगे और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। इसी के साथ साथ साथियों, एक चीज याद रखें, आप सभी लोगों के लिए हमारे स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को हम यहां पर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का फ्री बैच आपका चल रहा है। तो आप इसको यूट्यूब पर जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं सभी सब्जेक्ट्स की, वो आप जरूर देखें और उसको देखना ना भूलें। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को और देखते हैं हमारी कौन कौन सी महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं, किस किस स्कीम्स को हमें किस किस तरीके से आसान भाषा में समझना है, सोशल वेलफेयर स्कीम क्या होती हैं, सब कुछ यहाँ पे इस क्लास के माध्यम से मैं आपको कवर करूंगा। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं सेशन को और मैं उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे तरीके से इस सेशन को गो थ्रू करेंगे आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी क्लास में आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बार पहले बता दें, वॉइस वीडियो प्रॉपर आ रही है सब लोगों को? आवाज में कोई मिसमैच तो नहीं हो रहा? जल्दी से आंसर कर दो, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर वॉइस वगैरह सही आ रही है सब कुछ? चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी मैं कभी आपसे बात करूं, किसकी बात करूं, सोशल वेलफेयर की आपसे बात की जाए, तो आपके मन में सबसे पहला सवाल होगा कि सर सोशल वेलफेयर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले मन में हमारे सवाल आता है कि सामाजिक उत्थान क्या है। पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, जब भी हम कभी सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, सामाजिक उत्थान की बात करते हैं, तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट कुछ योजनाएं लेकर आती है सामाजिक उत्थान के लिए। अब सामाजिक उत्थान की योजना या सामाजिक कल्याण की योजनाओं से मतलब क्या है? ठीक है, वो स्कीम साथियों, वो स्कीम, या हम बोल सकते हैं हमारी गवर्नमेंट के, हमारी सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ प्रोग्राम, कुछ कार्यक्रम और कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स, कुछ ऐसी पहलें, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ प्रोग्राम्स या कुछ इनिशिएटिव्स, हमारी सरकार ने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स यहां पर डिजाइन किए हैं, ऐसे बनाए हैं, जिससे याद रखें, किसी व्यक्ति को हो सकता है फाइनेंशियल, या हम बोल सकते हैं वित्तीय, या हो सकता है दोस्तों हम सोशल। सोशल का मतलब होता है, हो सकता है सामाजिक। क्या मतलब है इसका? सामाजिक। वित्तीय हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, या कोई अन्य सहायता, या कोई अन्य सहायता हम क्या कर सकते हो दोस्तों, प्रोवाइड करवाते हो। सरकार के उन कार्यक्रम और सरकार की उन पहलों की बातें जिनसे हम किसी वित्तीय सहायता या सामाजिक सहायता या अन्य कोई असिस्टेंस दोस्तों हम ऐसे लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स को आप यहां पर बोल सकते हैं, किसी इंडिविजुअल्स को, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से, या किसी समूह को, यहां पर ऐसी हम फाइनेंशियल, सोशल और अन्य असिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं जो लोग फेस कर रहे हैं कैसे इशू, जिनको आर्थिक मान लो समस्याएं हैं उन ग्रुप्स को, या मान लो उन ग्रुप्स के सामने सामाजिक समस्याएं हैं, या उन ग्रुप्स को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। तो इन सभी समस्याओं को से जूझने वाला ग्रुप या इंडिविजुअल्स, उसको अगर हम गवर्नमेंट प्रोग्राम और इनिशिएटिव के तहत वित्तीय और सामाजिक या कोई अन्य सहायता प्रोवाइड करवाएं, तो दोस्तों उन सभी योजनाओं को हम क्या बोलेंगे? कल्याणकारी योजनाओं के रूप में ऐसी योजनाओं को जाना जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों पब्लिक वेलफेयर, देखिए लोक कल्याण की बात हमारे संविधान में भी की गई है। जब आप अपने संविधान के भाग 4 को देखेंगे, और भाग 4 में जब आप डीपीएसपी को पढ़ते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, ठीक है, तो इसमें भी ये बताया गया है, यहां पर भी ये बताया गया है कि भारत एक वेलफेयर स्टेट है। इंडिया को बताया गया है कि इंडिया एक कल्याणकारी राज्य है। ठीक है, और जो भी चीजें भारत के वेलफेयर के लिए की जानी चाहिए वो गवर्नमेंट करे, वो स्टेट गवर्नमेंट करे। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। तो हमारे देश में वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए कई सारी चीजें की गई।
जैसे आप जानते हैं दोस्तों, कई सारे ऐसी प्रैक्टिसेस थी हमारे देश में, जैसे अनटचेबिलिटी, छुआछूत, फोर्स लेबर, जमींदारी। ये सारी प्रणाली दोस्तों हमारे देश में हुआ करती थी। इन सारी प्रैक्टिसेस को हमने समाप्त किया इन सभी के माध्यम से। बात समझ में आ रही है? अब सवाल ये आता है कि इसके बेनिफिशियरीज कौन होते हैं। हमारे देश में सामाजिक उत्थान की जरूरत किन किन लोगों को है? तो आप देखते हैं दोस्तों, हमारे देश में महिलाएं हो गई, ठीक है, या चिल्ड्रन हो गए, और गरीब बच्चे हैं, गरीब महिलाएं हैं। इसके अलावा साथियों फार्मर हो गए, किसान हो गए हमारे देश में। हमारे देश में एसटी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज हो गए। ये सब समस्याओं से जूझ रहे हैं, इनके पास कोई ना कोई समस्याएं हैं। या हमारे दोस्तों ओल्ड एज पर्सन हो गए, वयोवृद्ध व्यक्ति हो गए हमारे देश में। बात समझ में आ रही है साथियों? तो इन सभी लोगों के लिए कुछ स्कीम्स लाई जाएं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाए जिससे हमारे देश में बहुत कुछ यहाँ पर पॉसिबल हो पाए और इनको यहाँ पर एक मुकाम हासिल हो। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम किसानों के वेलफेयर के बारे में बात करेंगे, और किसानों के जब वेलफेयर के बारे में बात करेंगे तो उसमें सबसे पहली समस्या आपके सामने जो आएगी, और इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जितनी मैंने स्कीम्स आपको दी हैं ये खुद की बनाई हुई है मेरी, याद रखें। तो इसको फोकस करना, ये आपके कंटेंट की नहीं है। और कंटेंट वाली जो स्कीम्स हैं उसको आप अलग से देख लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। बस हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग सभी स्कीम की हो, कौन सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। और स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम में आपकी राज्य की जो योजनाएं हैं वो आपसे बहुत पूछी जाती हैं, तो उस पर भी आपको फोकस रखना है। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान स्कीम की। तो याद रखें ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना आपको देखने को मिलेगी। इसमें 100% फंडिंग आपकी भारत सरकार की होगी। इस स्कीम को 1 दिसंबर 2018 से इफेक्टिव है, ये चलाई जा रही है आपकी 1 दिसंबर कब से? 2018 से। इसमें क्या किया जाता है, इस स्कीम में जो किसान भाई हैं इनको 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवाई जाती है पर ईयर 6,000 रुपए किसान परिवारों को यहां पर दिया जाएगा, ठीक है। और वो भी याद रखें 2,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट होंगी, और 2,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट हर 4 महीने में, यानी कि हर 4 महीने में, एक साल में आपको 3 बार 6,000 रुपए यहां पर किसान भाई को मिल जाएंगे। अब जो किसान का परिवार की परिभाषा बताई गई है कि इस स्कीम का लाभ किसको मिल सकता है, तो इस स्कीम में दोस्तों याद रखिएगा, हस्बैंड, पति, उसकी पत्नी, वाइफ, और उसके माइनर चिल्ड्रन, उसके छोटे बच्चे इस स्कीम का हिस्सा आपको देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा, डेफिनेशन ऑफ फैमिली में स्कीम में हस्बैंड, वाइफ और उसके माइनर चिल्ड्रन आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां पर कि पीएम किसान योजना के लाभार्थी कौन होंगे, इसके बेनिफिशियरीज कौन होंगे, इनका आइडेंटिफिकेशन, इसकी पूरी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट या केंद्र शासित प्रदेश को दी गई है, ठीक है। इसके अलावा जो फंड है, जो यहां पर पैसा आपको देखने को मिल रहा है 6,000 रुपए, ये डायरेक्टली किसान भाइयों के जो लाभार्थी हैं उनके बैंक अकाउंट में आपको जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। डायरेक्ट पैसा कहां जाएगा? बैंक अकाउंट में जाता हुआ दिखेगा। बात समझ में नहीं समझ में आई? इसके अलावा जो भी फार्मर्स इस स्कीम में आपके एनरोल करवाना चाहते हैं तो उन्हें जरूरत है, आप क्या कर सकते हैं, अपना नामांकन आपको कैसे करवाना है, तो आप राज्य सरकार द्वारा कोई नामित, मतलब राज्य सरकार के अंतर्गत आपके पटवारी हो, कोई आपके एरिया का रेवेन्यू ऑफिसर हो, कोई पीएम किसान स्कीम का नोडल ऑफिसर हो जो राज्य सरकार ने नामित किए हैं, आप उनसे संपर्क करके अपना नामांकन करवा सकते हैं, अपना एनरोलमेंट यहां पर करवा सकते हैं। इसके अलावा सुबह की क्लास में मैंने आपको बताया था एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉमन सर्विस सेंटर। दोस्तों सीएससी भी यहां पर ऑथराइज किए हुए हैं कि जो किसान भाई पीएम किसान योजना का लाभ उठाना चाहते हैं या यहां पर किसानों को पंजीकृत करने के लिए सामान्य सेवा केंद्र या सामान्य अधिकृत सेवा में भी आप जाकर अपने आप को अधिकृत कर सकते हैं, वहां से सेवा का लाभ उठा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आप चाहें तो आपके बच्चे अगर पढ़े लिखे हैं तो आप अपने बच्चों से पोर्टल पर जाकर सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको आपके स्टेटस का पता उसी पोर्टल पर जाकर लग जाएगा कि आपको यहां पर कितना, मतलब बेसिकली पेमेंट आया है, उसका पता आप यहां पर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा साथियों यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, इसी स्कीम में
नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट के लिए या उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए विशेष प्रावधान यहां पर किए गए, या जहां पर लैंड ओनरशिप राइट्स कम्युनिटी बेस्ड है। मतलब क्या है दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्य के लिए इसमें विशेष प्रावधान किए गए स्कीम में, और जहां पर भूमि के जो स्वामित्व है, जो ओनरशिप है लैंड की, उसके अधिकार कम्युनिटी बेस्ड है, समुदाय आधारित है, या कोई वन निवासी है, ठीक है, कोई फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, या झारखंड की बात अगर हम करें जिनके पास लैंड रिकॉर्ड्स के, अगर हम बात करते हैं भूमि के हस्तांतरण के अद्यतन रिकॉर्ड और प्रतिबंध नहीं है, तो वहां पर उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान इस स्कीम के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पर इस स्कीम की बात यह कही जाती है कि इस स्कीम के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो लगभग इनिशियली इस स्कीम के माध्यम से इनकम सपोर्ट हुई है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स फैमिलीज को अक्रॉस द कंट्री। यानी कि इसमें सवाल यह आता है कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स कौन से हैं, या छोटे और सीमांत किसान कौन से हैं। तो जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन है उन सभी को इसमें शामिल किया जाएगा, इस योजना से लाभान्वित करवाया जाएगा, याद रखिएगा। बाद में ये कहा गया है कि बाद में इसको हम अन्य लोगों के लिए कवर कर सकते हैं, बाद में सभी किसान परिवारों को कवर करने के लिए इसका विस्तार करने की बात की गई है। चाहे उनकी लैंड होल्डिंग्स कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी किसानों को यहां पर हम रख सकते हैं। लेकिन उन किसानों को नहीं रखा जाएगा जो संपन्न किसान हैं, जो एफिलेंट फार्मर्स हैं, जिनके जो इनकम टैक्स दे रहे हैं, या मान लीजिए कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, चार्टेड अकाउंटेंट है, ठीक है, तो ऐसे लोग, उनके खेत है, मान लो ये किसानी का काम भी कर रहे हैं, तो इनको कोई लाभ नहीं होगा। और इसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो एमटीएस हो, चतुर्थ श्रेणी में हो, इनको इस स्कीम का लाभ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो पीएम किसान स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो ये स्कीम एक तरीके से क्या कर रही है, इनकम सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है किसान परिवार को, वो भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को। ठीक है, और इसमें बेनिफिशियरीज की पहचान कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट्स करेंगी, ये बात ध्यान रखें। नेक्स्ट स्कीम पर चर्चा करते हैं किसान भाइयों के लिए, और नेक्स्ट स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इंपॉर्टेंट स्कीम्स मैं आपको बता रहा हूं, सारी याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको मैं नोट्स जो प्रोवाइड करूंगा स्टडी आईक्यू के, उससे भी आप देख सकते हैं, उसमें भी स्कीम्स आप पढ़ लेना एक बार, लेकिन ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है सभी एस्पिरेंट्स को। समझ आ रही है बात, क्या बोल रहा हूं मैं आप लोगों से? जी, समझ रहे नहीं समझ रहे सब लोग? पक्का? दोस्तों अगर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की, सबसे पहले याद रखिएगा ये जो स्कीम है आप लोगों की, ये ओल्ड एज प्रोटेक्शन और सोशल सिक्योरिटी, यानी कि एक तरीके से वृद्धावस्था को ध्यान में रखकर, और इसके अलावा वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा। देखो जब बुजुर्ग लोग हो जाते हैं 60 साल के ऊपर के, तो इनके ध्यान रखने के लिए, इनकी अगर औलाद नहीं है तो कुछ ना कुछ सरकार इनके लिए करती है। तो यहां पर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, जो छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की लैंड है एक तरीके से, ठीक है, खेती योग्य भूमि जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की है, वो सभी छोटे और सीमांत किसान यहां पर बोले जाते हैं। तो इस स्कीम में 18 से 40 वर्ष की आयु के वो किसान जिनकी 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि है, ठीक है, और जिनके नाम 1 अगस्त 2019 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो भूमि रिकॉर्ड है उसमें प्रदर्शित हो गए हैं, वो इस योजना का, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ उठा सकते हैं। मानधन, आपका मान बना रहे और आपके पास धन भी बना रहे। इसमें क्या होगा, इस स्कीम में फार्मर्स को दोस्तों यहां पर 3,000 रुपए की पेंशन आपको देखने को मिलेगी। 3,000 रुपए की मिनिमम पर मंथ पेंशन मिलेगी। जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको 3,000 रुपए की पेंशन इस स्कीम में देखने को मिलेगी। अगर किसान मरता है, मान लीजिए उसकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो उसकी पत्नी को, उसके स्पाउस को, स्पाउस का मतलब यहां पर अगर मेल खेती कर रहा है तो पत्नी को, अगर पत्नी खेती कर रही है, पत्नी किसान है तो पति को, यहां पर बाकी पेंशन का लाभ उसको मिलेगा। यानी कि इसमें याद रखें, जब खुद किसान अगर मर जाता है तो यहां पर बाकी को 50% पेंशन यहां पर मिलेगी, आधी पेंशन यहां पर मिलेगी, याद रखें। और फैमिली पेंशन बच्चे के लिए नहीं है,
ये सिर्फ वाइफ के लिए है, सिर्फ वाइफ को। जैसे आमतौर पर आज आप देखेंगे तो पेंशन का उपयोग पति पत्नी का अलावा बच्चे नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अरे बोलो, बात समझ में नहीं समझ में आई? तो एक तरीके से किसान भाइयों को 3,000 रुपए पर मंथ, जब 60 साल, गांव में इतने खर्चे होते नहीं है, आपको पता है, तो बेसिक नेसेसिटी आप लोगों की आराम से जो वित्तीय रिक्वायरमेंट्स है आपकी पूरी हो सकती है, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, गुरुजी एक बात बताओ, इसके लिए क्या करना, मतलब सरकार फ्री में पैसा बांट रही? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें आपको क्या करना होगा, जब आप 18 से 40 साल के बीच का क्योंकि क्राइटेरिया है, तो 18 से 40 साल के बीच में आपको मंथली 55 से लेकर 200 रुपए जैसा आपका कंट्रीब्यूशन होगा ना, उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। तो 55 रुपए से लेकर 200 रुपए की रेंज में आपको मंथली यहां पर पैसे देने होंगे, जमा करने होंगे। 55 रुपए और 200 रुपए निकालने, स्मॉल सेविंग बहुत बड़ी चीज नहीं है। और जैसे ही आपको 60 साल हो जाएंगे तो आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। अब इसके लिए आपको आधार कार्ड आपके पास हो, आपका सेविंग बैंक अकाउंट हो या पीएम किसान अकाउंट होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये बात ध्यान रखें। तो मैं उम्मीद करता हूं ये योजना समझ में आ गई आप लोगों को, जल्दी से बता दीजिएगा, ठीक है। तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये योजनाएं एक तरीके से किसान भाइयों के लिए 2 योजनाएं इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिली। आगे योजना की चर्चा करते हैं हम। एक योजना आती है अटल पेंशन योजना, ये भी इंपॉर्टेंट योजना है। 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना को लॉन्च किया गया था। ये भी साथियों इंडियंस, भारतीयों के बीच में सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा या यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम क्रिएट करने के लिए बनाई गई है, खासकर पुअर्स के लिए, गरीबों के लिए, वंचित लोगों के लिए, या ऐसे लोगों के लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, या हम बोले यहां पे तो अनऑर्गेनाइज का मतलब असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। कुछ बातें मेरी समझ लो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखो, है क्या खेल? अगर हम बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझना सब लोग, खेल कुछ नहीं है, खेल बड़ा निराला है। खेल ये कहता है, जरा ध्यान से समझना, देखो आप में कोई भी हम में से मान लो जॉब कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो मैं जॉब कर रहा हूं, 12 साल मान लो हमें हो गए, तो जहां से मैं पहले से स्टार्टिंग से पढ़ा रहा था वो ऑर्गेनाइजेशन हमारा पीएफ काटते थे, प्रोविडेंट फंड, ठीक है। प्रोविडेंट फंड काटते थे। पेंशन का सिस्टम प्राइवेट इंडस्ट्री में है तो कोई होता नहीं है, तो पीएफ कट रहा है हमारा, सुनते रहना ध्यान से। फिर आगे बढ़े, दूसरा प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, एक मान लो सपोज एक्स प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था पहले, वहां पर पीएफ नहीं कटता था। फिर अगले ऑर्गेनाइजेशन में वहां पे पीएफ कटता था। तो क्या हुआ, हमारे पीएफ में पैसा इकट्ठा होता चला गया, ठीक है। अब जब प्रोविडेंट फंड में पैसा हमारा इकट्ठा हो रहा है, अब जब मैं अगली कंपनी में जाऊंगा, मान लो वो भी मेरा कंटिन्यूस, मैं एक प्राइवेट एम्प्लॉय की बता रहा हूं, सरकारी की तो सबका पीएफ कटता है। अगर आप कंटिन्यूस अपना पीएफ कटवा रहे हो तो 1 साल ऐसा आएगा जब आप जब बूढ़े हो जाओगे तो आप अपना ग्रॉस प्रोविडेंट फंड, जीपीएफ बोलते हैं, वो निकालोगे, सारा टोटल जितना प्रोविडेंट फंड हो गया पैसा। जब जीपीएफ निकालोगे दोस्तों तो उसमें अच्छी खासी अमाउंट 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए आपको मिल जाएगी। और आज की अगर हम परिप्रेक्ष्य की बात करें तो उस टाइम जब हम इस लेवल पर मान लो आज जो भी कमाई हो रही है, तो उस टाइम तो वो अमाउंट 10 करोड़ 5 करोड़ के करीब भी हो सकती है, ठीक है। एनपीएस में भी काफी पैसा आपको देखने को मिलेगा। तो है क्या, हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, अभी से अपनी सोशल सिक्योरिटी को सिक्योर करके चल रहे हैं कि अगर हम बुजुर्ग हो जाएं तो हम आगे 60 साल के बाद, मान लो कल की डेट में हमारी औलाद हमें लात मारकर भगा दे तो हम क्या करेंगे, है ना। सबकी नजर जीपीएफ पे होती है औलादों की, तो हमारे लिए पैसा हमारा अपना है, हम कुछ भी करें उसका भाई, है ना। चाहे मैं उसका बाद में बुढ़ापे में थाईलैंड जाके हम उससे याशी करें, कुछ भी करें भाई, है ना, वो कुछ भी हो सकता है। तो अटल पेंशन योजना इसी तरीके से, अब आज आप देखो जो गरीब लोग हैं, अब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले, ये पीएफ कहां से कटवाएंगे, इनकी बेचारों की सैलरी नहीं है, तो इनकी भी तो सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए। तो इनकी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अटल पेंशन योजना लाई गई थी कि ऐसे लोगों को थोड़ी स्मॉल सेविंग अगर करते हैं तो इनकी सोशल सिक्योरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, 18 से 40 साल की आपकी एज होनी चाहिए, 18 से 40 इयर्स की आपकी एज हो, ठीक है। उसके बाद आपका सेविंग बैंक में अकाउंट हो, बचत सेविंग बैंक में अकाउंट हो, या आपने पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट खुलवा रखा हो। बात समझ में आ रही है? आप जहां के रहने वाले हैं वहां का आधार नंबर और आपका आधार ऑथेंटिकेशन होगा, आधार से आपकी पुष्टि होगी कि आप कौन है, क्या है, फलाना दिमाग का। एक क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि अटल पेंशन योजना को एडमिनिस्ट्रेड, यानी कि इसका गवर्नेंस किसके हाथ में है। तो आपको मैंने सुबह की क्लास में बताया था इकोनॉमिक्स की, आपको याद होगा कल बताया था
कि जितनी भी पेंशन सेक्टर है उसका रेगुलेटर कौन होता है? PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये भारत में एपीआई को एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है। आपको बताना चाहूंगा, अटल पेंशन योजना में मिनिमम गारंटी पेंशन जो मिलेगी गारंटेड, वो कितनी मिलेगी? तो याद रखें 1000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। ये पर मंथ की पेंशन देने की बात की गई है जब आप 60 साल की एज कंप्लीट कर लोगे। अब ये डिपेंड करेगा कि ये 5000 लेनी है तो आपने कंट्रीब्यूशन कैसे किया है। भाई मंथली आप कितना रुपया दे रहे हो, है ना, मंथली आपको जमा करना पड़ेगा ना कुछ, तो मंथली अगर आप जमा करोगे तो आपको यहां पर उस हिसाब से जैसे आपका कंट्रीब्यूशन है वैसे आपको यहां पर पेंशन का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो स्पाउस रहेंगे वो भी इस स्कीम का लाभार्थी हो, याद रखें इस स्कीम का लाभार्थी हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर बात? अरे बोलो, बात समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही? अरे एक बार वाई तो लिख दो कम से कम। क्लियर है बात? और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान इन स्कीम की जरूरत किसी भी व्यक्ति को ना पड़े, और जो मुझे सुन रहा है उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसको खुद को कभी इन सभी चीजों की जरूरत ना पड़े, ऐसा भगवान करे, है ना, कभी जरूरत ही ना पड़े इन सब योजनाओं की यार। मतलब किसी के साथ ऐसी कंडीशंस ना आए, किसी का सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सबकी, भगवान ऐसा करे, है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो सभी सुखी रहें भाई, सभी निरोगी रहें, किसी के साथ ऐसी दिक्कतें ना आए भगवान, और किसी को योजनाओं का लाभ ना लेना पड़े एट दी एंड। बहुत गलत होती है दोस्तों योजनाएं ये। एक बार बताइए कि हैंग तो नहीं कर रहा? मुझे लग रहा है वीडियो हैंग कर रही है। मेरी आवाज के साथ वीडियो आ रही है आप लोगों को? जो मैं बोल रहा हूं लेटेंसी तो नहीं आ रही, मतलब डिले तो नहीं आ रहा मेरी वॉइस में? वॉइस सही चल रही है बिल्कुल? पक्का? देख लो एक बार, आपको ज्यादा पता है, आप कई दिनों से क्लास ले रहे हो। चलिए वेरी गुड। अब आते हैं अगली योजना पे। अगली योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। जहां पे भी मानधन वर्ड दिखे ना, मानधन, मानधन, मानधन। वॉइस में इशू आ रहा है? नहीं, एक होता है लेटेंसी आ रही नहीं आ रही है, बताओ बस। लेटेंसी का मतलब होता है कि डिले तो नहीं आ रहा, मैं जो बोल रहा हूं उसके बाद तो नहीं आपको सुनाई दे रहा, लैग कर रहा है। एक मिनट रुकें। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं सही आ रहा है सब कुछ। चलिए, अगली योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। अगेन दोस्तों ये सरकारी स्कीम है और ये ओल्ड एज प्रोटेक्शन, वृद्धावस्था की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए इस योजना को बनाया गया है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। दोस्तों ये उन लोगों के लिए है जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, यानी कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोग। ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोग कौन हैं। दोस्तों अगर मैं असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की बात करूं तो लगभग भारत में 42 करोड़ लोग ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, 42 करोड़ के करीब, जिसमें कुछ घर पर आधारित श्रमिक हैं, कुछ आपके सड़क पर सामान बेच रहे हैं, कोई बेचारे भट्टा में काम कर रहे हैं, कोई धोबी है, कोई रिक्शा चालक है, कोई मजदूर है, कोई कृषि श्रमिक है, कोई इंडस्ट्रियल लेबर है, कोई बीड़ी बना रहा है, कोई पटाखा बना रहा है। तो ये सभी लोग दोस्तों क्या हैं हमारे, याद रखें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं। लेकिन मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा आपका दिमाग चौंक जाएगा। मेरी खुद की एनालिसिस है, मैं आपको बताऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ बस। अब इन लोगों के लिए भी यहाँ पर स्वैच्छिक और कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, मतलब जो भी अंशदान करेंगे उसके अकॉर्डिंग इन्हें पेंशन मिल जाएगी। तो इन्हें यहाँ पर ये बोला गया है कि मिनिमम 3000 रुपए पर मंथ की पेंशन इनको यहाँ पर मिल जाएगी। 3000 रुपए पर मंथ जब ये 60 साल की एज कंप्लीट करेंगे। अगर ये मर जाते हैं तो इनकी जो वाइफ है या हस्बैंड है उनको 50% फैमिली पेंशन के रूप में मिल जाएगा। अरे बोलो बात समझ में नहीं समझ में आई?
दोस्तों ये उन लोगों के लिए योजना है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए, जो हमारे देश की जीडीपी में, पहली बात जो मैं बोल रहा हूं सुनो, जो हमारे देश की जीडीपी में लगभग 50% का कंट्रीब्यूशन करते हैं, 50% कंट्रीब्यूशन इस सेक्टर के द्वारा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहां पर भी वही सवाल है कि आपकी एज 18 से 40 साल की हो, इसके अलावा 55 से 200 रुपए आप प्रति माह जमा करते रहो 18 से 40 साल की एज में, और आपको पेंशन मिलती रहेगी जब आप 60 साल की एज क्या करेंगे दोस्तों, कंप्लीट करेंगे। बात समझ में नहीं समझ में आई? बोलो क्लियर है बात सब लोगों को? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके लिए कि आप एक अनऑर्गेनाइज वर्कर होने चाहिए, आपकी जो एज है वो 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, मंथली इनकम आपकी 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए, और आप किसी भी चीज का फायदा ना उठा रहे हो, किसी भी ईपीएफओ स्कीम का, एनपीएस स्कीम का फायदा ना उठा रहे हो, आधार कार्ड आपके पास है, सेविंग बैंक आपके पास है, अकाउंट है, तो आप आराम से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब मेरे नजरिए से सोचो थोड़ा सा, अब अंडरस्टैंड करो मेरे नजरिए से। दोस्तों मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात तो कर रहा हूं, और इनको मैं कमजोर कैसे मान सकता हूं? दोस्तों एक गर्ल्स कॉलेज, कभी आप जाएं किसी गर्ल्स कॉलेज के बाहर और वहां पर बाई लकली कि गोलगप्पे वाला भैया आपको दिख जाए, गोलगप्पे वाला आदमी कोई भी गोलगप्पे बेच रहा हो, तो आप देख सकते हैं साथियों कितनी भीड़ उस पर लगी रहती है। मैं गर्ल्स कॉलेज के बाहर की खासकर बात कर रहा हूं। आप देखिएगा जाकर वहां पे 20 रुपए के 6 गोलगप्पे बेचता है, पानी वाले जो भी बेचता हो, एक पापड़ी फ्री में भी देता है, आपको पता होगा लास्ट में है। फिर दोबारा से उस पर भीड़ लग जाती है। मान लो उस स्कूल में या उस कॉलेज में 2000 लड़कियां हैं, तो यह समझा जा सकता है क्या कि वहां पे एक 50% लड़कियां गोलगप्पे का शौक रखती हैं, तो 50% लड़कियां खा रही होंगी। 1000 लड़कियों ने भी अगर गोलगप्पे खाए एक दिन में, मान लो एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, या उस आसपास में रहने वाली जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, अगर मान लो 50% ने भी खाए, तो टोटल आप ये मान के चलो कि उसकी 1000 लोगों ने खाए, मैं चाह रहा हूं चलो 10 रुपए के खाए, 10,000 रुपए की एक दिन की कमाई हुई। 10,000 रुपए एक दिन के, समझ रहे हो? 10,000 रुपए एक दिन के मतलब एक महीने के 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए एक महीने के। खर्चा निकाल दो, खर्चा निकाल दो, चलो 1 लाख का खर्चा निकाल दिया बंदे का, वैसे 1 लाख का खर्चा होगा नहीं, 1 लाख का मैंने खर्चा निकाल दिया। अगर मैंने 1 लाख का खर्चा निकाल दिया तो कितने बचे? 2 लाख रुपए। दोस्तों ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति जो अनऑर्गेनाइज्ड है, सड़क पर रेडी लगा रहा है, दोस्तों ना इसको किराया देना, पुलिस वालों आते हैं 50 रुपए ले गए, काम हो गया, ना इसे टैक्स देना, ना ये टैक्स पेयर है, ना ये टैक्स देता ना कुछ देता, लेकिन कमाई देखो 24 लाख रुपए सालाना की, समझ रहे हो? और ये मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको। ऐसे बहुत सारे ठेली वाले हैं, टिक्की वाले हैं जो इतने फेमस हैं दोस्तों, जो सड़क पर ठेले पर ही सब सारा काम कर रहे हैं, और वो आज तक नजर ही नहीं आते इनकम टैक्स की, वो टैक्स ही नहीं दे रहे हैं। आप लोगों को पता होगा साथियों, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक आप जाएंगे तो कभी बच्चा गाजियाबाद से संबंध रखता हो, कभी आपका गाजियाबाद में आना हो, तो गाजियाबाद में आप आएंगे तो आपको पता होगा गाजियाबाद में एक है मुस्कान बर्गर के नाम से आता है, मुस्कान हॉट डॉग बेचता है। दोस्तों इतनी आमदनी, इतनी आमदनी, और वो बंदा अगर किसी को पता, यूट्यूब पर काफी फेमस है, पेटीएम तक एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। अब आप सोच लो किस कदर की बदमाशी इनकी देखने को मिल रहा है। और ये भी समझदार है बड़े, 7 लाख रुपए तक की टैक्स, 7 लाख रुपए की इनकम पे कोई टैक्स ही नहीं है। अब 7 लाख के पेमेंट नंबर 1 में आपने आए अपनी दिखा भी दी तो क्या फर्क पड़ रहा है? 7 लाख रुपए क्या है, नंबर 1 में दिखा दो, बाकी काम चल ही रहा है आप लोगों का, है ना? तो ये चल रहा है, ठीक है। बाकी डॉली चाय वाले टाइप के जो लोग हैं, जो फेमस, जब बड़ा पाव वाली लड़की फेमस हो गई थी, ये जब गवर्नमेंट की नजर में आते हैं तो उन पर एक्शन हो जाता है, तब इनको रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाने पड़ते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, अगली स्कीम। ये स्कीम आपकी हो चुकी है। नेक्स्ट स्कीम हमारी आएगी प्रधानमंत्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री जन धन योजना। मेरी सबसे फेवरेट स्कीम, आप सबकी फेवरेट स्कीम। सबसे पहले जब भी कभी जन धन योजना आए दिमाग में, सबसे पहले एक वर्ड याद करो, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन।
और वित्तीय समावेशन का मतलब होता है कि हर व्यक्ति का क्या होना चाहिए, बैंक में अकाउंट, सभी लोग बैंकिंग सर्विसेज से जुड़ पाए। बात समझ में आ रही है? बोलो जल्दी से। अब शुरुआत में प्रधानमंत्री जनधन योजना को 4 साल के लिए लॉन्च किया गया था। मोदी जी की सरकार आई थी, 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई। तो 2 फेज में 4 वर्षों की अवधि के लिए पहले लाई, तो मतलब 2 फेज में इसको प्रारंभ किया गया। अब इसमें आपको सबको पता होगा, इस योजना में एक बेसिक सेविंग और एक बेसिक डिपॉजिट BSBD अकाउंट आपके ओपन होते थे और आपको इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं थी। याद है सब लोगों को, मोदी जी ने दुनिया भर के आपके अकाउंट्स खुलवा दिए थे, सबको पता होगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना में, है सबको पता है। और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आपको देखने को मिली। अब है क्या खेल पूरा, जरा ध्यान से समझो। मोदी जी की जो सोच थी, मैं सरकार की सोच बता रहा हूं, पुरुषन की सोच नहीं बताऊंगा। मोदी जी की सोच ये थी कि इस स्कीम के माध्यम से इन्होंने 3 और स्कीम को साथ साथ ऐड किया। यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही थी जिसमें 3 सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इससे क्या कर दी गई, कनेक्ट कर दी गई, है ना। कौन कौन सी, देखो बहुत इंपॉर्टेंटली स्कीम है ये। रीजन बीइंग इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूपी पीसीएस खासकर और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये पता नहीं पागल हो चुके हैं दोनों कमीशन। पिछली बार भी देखा था मैंने, मैचिंग करवा रहे हैं ये, या ये पूछ लेते हैं ये योजना कब आई, मतलब 4, 5, 6 साल पुरानी योजनाएं पूछ रहे हैं पेपर में भी। और इसका मेन कारण आप जानते हैं, योजना पूछने का मेन कारण कि ये अवेयरनेस देखना चाहते हैं कि बच्चे कितनी सामाजिक कल्याण की योजनाएं जानते हैं, इनको पता भी है नहीं पता योजनाएं कौन सी चल रही हैं। तो इसलिए मैं आपको सारी योजनाएं करवा रहा हूं, ठीक है, कि बेसिक बेसिक चीजें तो एटलीस्ट आपको पता हो। प्री में भी यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर 3 योजनाएं सब लोग याद रखें, प्रधानमंत्री और योजना सब में आएगा, ठीक है। इस मोस्टली सभी योजनाओं में PMY तो आपको देखने को मिलेगा। PM का मतलब प्रधानमंत्री, Y का मतलब योजना, ठीक है। अब इसकी हिंदी मत पूछने लग जाना। तो सबसे पहली योजना थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति। क्या थी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, और इसमें एक लगा दो बीमा, जीवन ज्योति बीमा योजना, सबको पता है। एक थी प्रधानमंत्री याद रखो सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। और यहां पर कुछ और स्कीम्स थी, जैसे एक थी अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन स्कीम जो भी पढ़ाई मैंने आपको, और एक थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये आप पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा, शिशु किशोर तरुण, याद है। तो इन सभी स्कीम्स को लेकर मोदी जी ने क्या कहा कि चलो आप फाइनेंशियल इंक्लूजन करो। अब देखो अटल पेंशन योजना में आपको पेंशन चाहिए, सुनना ध्यान से, पेंशन चाहिए तो आपका अकाउंट तो हो, कहीं पे तो आप पैसा लोगे, तो अकाउंट खुलवाओ, बहुत अच्छी बात है। अब जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा, ये आपको पता होगा, अगर आपको याद हो 12 रुपए कटते हैं शायद इसके, और एक स्कीम के 330 रुपए कटते हैं। अगर आपने ले रखी हो, मेरी तो है शायद, मेरी भी बैंक वाले ने कर दी थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 30 रुपए जो 12 रुपए कटते हैं शायद, मुझे 330 रुपए शायद महीने का कटता है एक का, और एक का 12 रुपए कटता है। तो ये स्कीम्स की डेट एक बार आप घर पे बैठ के देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर 3 स्कीम्स आपको समझ में आ गई, याद रखेंगे। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य सिंपल था भाई, कि सभी हाउस होल्ड्स का, सभी अडल्ट का, सबको बैंकिंग सर्विसेज से जोड़ना। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राइवेट बैंक प्रधानमंत्री जनधन योजना में अकाउंट खोल सकते हैं? तो याद रखें, बिल्कुल खोल सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी खोल सकते हैं, ठीक है। अरे बोलो, और कोई भी बैंक इसमें डेबिट करेगा, पैसा काटेगा आपका, कोई भी पैसा नहीं काटेगा। अब एक चीज मैं आपको और समझा रहा हूं आज की क्लास में, जो आप लोगों को जाननी बहुत जरूरी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों आज की डेट में हुआ क्या है, इस अकाउंट को खोलने के पीछे बहुत सारे लॉजिक थे। एक डिजिटल पाइपलाइन क्रिएट की गई इसके थ्रू। अब ये क्या होती है, कोई पाइपलाइन भी लगाई गई, इसको जो पाइपलाइन लगा दी गई, इसमें क्या हुआ दोस्तों, एक आपने वर्ड सुना होगा JAM, कितने बच्चों ने ये वर्ड सुना है, बताओ जल्दी से बताएं, कितने बच्चों ने ये वर्ड सुना है, ट्राइनिटी, जेम ट्राइनिटी सुना है। अब ये क्या है,
डिजिटल पाइपलाइन क्या कर दी गई दोस्तों, लिंक कर दी गई है जनधन अकाउंट से। इसका मतलब क्या, कोई बताने की कोशिश करे प्लीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जैम ट्रिनिटी, आंसर करो, कोई तो बता दो। कभी ये वर्ड सुना है नहीं सुना? जन धन, आधार, मोबाइल, सब कुछ आपके दोस्तों ये क्या कर दिए गए, कनेक्ट कर दिए गए। आपके आधार कार्ड से आपका अकाउंट खोल दिया गया, आपके मोबाइल नंबर लिंक कर दिए गए, और तीनों एक साथ क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब ये किया क्यों किया? मोदी जी हैं भाई, कुछ तो बीजेपी की सोच रही होगी दोस्तों। ये इसलिए किया गया, एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं डीबीटी फ्लोज। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसका मतलब क्या होता है, याद रखें, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। क्या मतलब होता है? प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। ठीक है। अब ये क्या होता है, देखिए अभी मैंने आपको बताया किसानों को 6,000 रुपए दिए जाएंगे। अब कल की डेट में मैं डीबीटी के थ्रू उनको पैसा बचा रहा हूं, तो किसी गलत व्यक्ति के हाथ में तो नहीं पहुंच गया। तो मैंने क्या किया, आधार कार्ड से लिंक कर दिया, आपकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। यानी कि जो राइट बेनिफिशियरीज है उसके पास आपका पैसा पहुंच जाए। डीबीटी स्कीम आ गई तो बिचौलियों को खत्म। पहले क्या था, पटवारी के हाथ में पैसा दे दे, बांट के आओ, पता लगा 10 लाख रुपए, पटवारी ने 4 लाख जेब में रखे और 6 लाख रुपए बांट दिए। तो जो पैसा सरकार भेज रही है बेनिफिशियरीज को, उसमें तो आधा तो ये सरकारी कर्मचारी खा जा रहे हैं। तो इस सब समस्याओं से जूझने के लिए, बिचौलियापन को जूझने के लिए, याद रखें यहां पर ही जैम ट्रिनिटी आपकी जनधन कार्ड से जोड़ी गई है। ठीक है, बात समझ आ रही नहीं समझ आ रही? मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। तो ये है हमारी प्रधानमंत्री जनधन योजना, और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हो गया, सब कुछ हमने यहां पर प्राप्त कर लिया। अब आती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुझे बताने की जरूरत है कुछ नहीं है ना भाई। 8 अप्रैल 2015 को इसको लॉन्च किया गया, ये याद रखना, डेट याद रखना कब लॉन्च किया गया। और ये 10 लाख रुपए तक का लोन जो नॉन कॉर्पोरेट्स हैं, नॉन फार्म है और नॉन स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, उनको प्रदान कर रही है। लेकिन बजट में इस बार एक प्रोविजन आया था, अगर आपको याद आ रहा हो, कुछ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अमाउंट बढ़ाई गई है। बजट में बढ़ाई थी तरुण कैटेगरी के लिए या शिशु के लिए। दोस्तों याद रखिएगा, तरुण कैटेगरी के लिए आप लोगों की लिमिट्स क्या की गई हैं, बढ़ाई गई हैं। कितनी की गई? 20 लाख रुपए की गई। और लिख के रख लो, किसी भी स्टेट पीसीएस में इस बार ये क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। लिखा हुआ है क्वेश्चन, अगर कोई रोक सके तो रोक लेना। राजकोषीय घाटा कितना है पूछा जाएगा, पक्का 100%। जीडीपी का कंट्रीब्यूशन पूछा जाएगा, याद रखें। इसके अलावा जो नई स्कीम्स आई हैं पूछी जाएंगी, जो प्रधानमंत्री का 5 पैकेज है, इसमें कौन सी स्कीम नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछे ही जाने हैं, तो इसलिए बजट इकोनॉमिक सर्वे अच्छे तरीके से पढ़ लेना, पेपर के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब आप यहां पर ये देख रहे होंगे कि लोन्स को, मुद्रा लोन्स को हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत देखते हैं। अब मुझे बताओ ये लोन कौन कौन दे सकता है। अब मैं आपको मान लो ये टॉपिक सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा देता, तो ना आपको पता वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं, ना आपको पता रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं, ना आपको पता लघु वित्त बैंक क्या होते हैं, और ना आपको पता माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, ना आपको पता नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज क्या होती है। यू नो ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं जो रेगुलर क्लास जिन्होंने ली है उनको ये सारे वर्ड्स आते होंगे कि आरआरबी क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, एनबीएफसी क्या है, सब क्या है, ये आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा दोस्तों मुद्रा जो थी, मैंने आपको बताया था कि ये पहले सिडबी की सब्सिडरी हुआ करती थी, याद रखें। और सिडबी की सब्सिडरी हुआ करती थी, याद रखें। लेकिन याद रखें, अब क्या सिडबी की सब्सिडरी है? क्या सिडबी की सहायक कंपनी है? एक बार बताना जरा। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि प्रेजेंटली
मुद्रा की ऑथराइज कैपिटल कितनी है, तो याद रखें 1000 करोड़ रुपए आपको देखने को मिलेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 3 कैटेगरी है। एक है शिशु 50,000 रुपए तक का ऋण, एक है किशोर 50,000 से 5 लाख, एक है तरुण 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन इसमें आपका कवर होता हुआ आप लोगों को दिखेगा। ठीक दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। चलिए अब मैं अपने देश की महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए स्कीम्स की बात करूंगा कि मेरे देश में जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं, अब महिलाएं क्या अमीर घर की नहीं, गरीब घरों की महिलाएं, और बच्चे ऑब्वियस बात है गरीब घर के बच्चों की मैं बात करूंगा। उनके लिए मेरी सरकार कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम लेकर आई है, उसमें से कुछ हम महत्वपूर्ण स्कीम्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। दोस्तों अब मैं जहां से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा वहां से आप प्लीज कनेक्ट होंगे, जिससे आपको पेपर में कोई स्कीम पूछे तो आप उसको अच्छे तरीके से लिख पाए, अपने आप ही लिख पाए। सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, बेटी पढ़ाओ नहीं, एक किसी नेता ने बेटी पढ़ाओ बोल देता क्या, किसी ने बोला था, कौन थे वो नेता? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ऐसे अभद्र शब्द भी यूज कर देते हैं नेता हमारे। देखो आज की डेट में मैंने आपको एक चीज बताई थी सेंसस में, अगर आपको याद हो सेंसस में मैंने आपको ये बताया था कि हमारे देश में जो बाल लिंगानुपात है, चाइल्ड सेक्स रेशियो है, वो गिर रहा है। यस, चाइल्ड सेक्स रेशियो जो गिर रहा है, उसकी जो गिरावट है उसको सही करना है हमें। चाइल्ड सेक्स रेशियो डेक्लाइन नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं? बाल लिंगानुपात अच्छा होना चाहिए देश का। तो जो चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारे देश में गिर रहा है उसको बढ़ाने के लिए क्या करूं मैं, तो उसको बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी स्कीम लाई जाए। तो स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब इस स्कीम में हम सिंपली बात किस चीज की कर रहे हैं कि जो गर्ल चाइल्ड हैं, जो बच्चियां हैं छोटी, उनके सर्वाइवल की बात कर रहे हैं। कितनी गंदी बात है देश में कि हम बालिकाओं के अस्तित्व की बात कर रहे हैं, उनके प्रोटेक्शन, उनके संरक्षण और उनकी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए एक मास कैंपेन देश में चलाने की बात की गई थी कि लोगों के सोशलिस्टिक यानी कि उनके सामाजिक मानसिकता को बदला जा सके। जो इश्यूज हैं ऐसे कि जो लोग लड़कियों के सर्वाइवल को, उनके संरक्षण को, उनकी शिक्षा को रोक रहे हैं, उसमें लोगों को जागरूकता पैदा की जाए, उनके परिवारों में अवेयरनेस यहां पर पैदा की जाए। बात समझ में आई साथियों? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की शुरुआत की गई 22 जनवरी 2015 को, और यह शुरुआत जहां पर सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो है, द स्टेट नेम इज हरियाणा, वहीं से इसकी शुरुआत की गई थी, पानीपत हरियाणा से 22 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे देश में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो गिर रहा है उसको बढ़ाने के लिए, और अगर महिलाएं बची, बच्ची बची, तभी तो हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे। भाई जीवन चक्र की अगर हम बात करें तो उसमें वुमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है, महिला सशक्तिकरण जरूरी है। तो उसको कैसे आगे लाया जाए, तो उसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम आपको देखने को मिलती है। साथियों जब यह स्कीम लाई गई तो इसमें एक वर्ड लिखा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इसका मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका मतलब यह हुआ कि मैं पढ़ाने की बात कर रहा हूं। तो जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, तो उस टाइम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हुआ करती थी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था, जिसके अंतर्गत एजुकेशन मिनिस्ट्री आया करती थी। दूसरी, जब मैं महिलाओं के उत्थान की बात कर रहा हूं तो एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला और बाल विकास मंत्रालय। बात समझ रहे हैं? और एक तीसरी मिनिस्ट्री की मैं महिलाओं को कैसे बचाऊं, तो उसके लिए एक और मिनिस्ट्री कॉन्सेप्ट में आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। दोस्तों ये स्कीम 3 मिनिस्ट्रीज का समावेशन है। 3 स्कीम्स मिलकर इस स्कीम को लेकर आई हैं, 3 मिनिस्ट्री मिलकर इस स्कीम को लेकर आई हैं, ये बात ध्यान रखें। बात समझ में आई? 3 स्कीम
आपकी मिलकर इस स्कीम को आपको देखने, 3 मिनिस्ट्री इस स्कीम को लेकर आई है। लेकिन अगर आपसे आज ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एचआरडी की जगह आप कर देना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आज की डेट में दोस्तों जो शिक्षा मंत्रालय हमारा अलग बन चुका है, यानी कि एचआरडी का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आज हम बोलते हैं। तो 3 मिनिस्ट्री की है आपकी स्कीम आपको देखने को मिलेगी। बोलो क्लियर बात, जल्दी से बोलिए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में चाइल्ड सेक्स रेशो, मुझे बताएं चाइल्ड सेक्स रेशो में मैंने कौन कौन से ईयर के बच्चों की बात की थी? मैंने बाल लिंगानुपात में कौन से बच्चों की बात की थी, कौन सी एज ग्रुप के बच्चों की? तो याद रखें 0 से 6 साल के बच्चों की मैंने बात करी थी, याद रखें। तो यहां पर सबसे पहले हमारे देश में चाइल्ड सेक्स रेशो को बढ़ाने की बात की गई है। इसके अलावा बच्चियों के, गर्ल चाइल्ड के ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य है कि हम सेक्स एलिमिनेशन को रोक सकें। आज महिलाओं को अल्ट्रासाउंड करवाने ले जाया गया, वहां लिंग आ गया महिला का तो बच्चा मरवा दिया गया, इसको रोकना है। गर्ल चाइल्ड का सर्वाइवल हो सके, उसका प्रोटेक्शन हो सके, गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन को सुनिश्चित किया जा सके, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके किसके हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आपको ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलेंगे। अरे बोलो बात समझ में आए? अरे बोलो। 2011 के सेंसस में आप देखेंगे तो प्रति 1000 बच्चों पर 918 बेबी बॉय पर 918 बेबी गर्ल्स हैं, है ना। 976 रेशो कभी आपको बताना चाहूंगा 1961 में हुआ करता था। 1961 का जब सेंसस करवाया गया था तो हमारे देश में 976 रेशो था। 2011 में रेशो ये हो गया 918। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, मैं उम्मीद करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम के साथ आप इसको देख रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीजें समझ रहे हैं और कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। तो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा, मैंने स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव आपको बताया है। इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव में मेजर जेंडर वाइज सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन को रोकना है, सबसे पहली बात। दूसरा, गर्ल चाइल्ड का सर्वाइवल और यहां पर प्रोटेक्शन रोकना है। इसके अलावा याद रखेंगे एजुकेशन और गर्ल चाइल्ड का पार्टिसिपेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड और कन्वर्जेंट एफर्ट्स में इसको लाना है। और ये जॉइंट इनिशिएटिव था 3 मिनिस्ट्री का, ये बता चुका हूं। अब इसकी जगह पर एजुकेशन मिनिस्ट्री आपकी हो चुकी है, तो ये आप थोड़ा सा यहां पर देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट यहां पर हम बात करेंगे बीपीपी स्कीम को कब लॉन्च किया गया है, आपको मैंने बता ही दिया। और ये 640 डिस्ट्रिक्ट में हो चुकी है, इसको चाहे आप पढ़ो मत पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, याद रखें, इसकी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखेंगे, इस स्कीम में कई बार क्वेश्चन यहां से पूछ सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में ना आपको पुरस्कार का प्रावधान देखने को मिलता है ना। यहां पर ये नहीं है कि कोई डीबीटी ट्रांसफर आप कर रहे हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं, पैसा ट्रांसफर नहीं करते हो आप लोग। यहां पर डीबीटी स्कीम नहीं है, यहां पर क्या करते हैं कि अवार्ड्स और रिकॉग्निशन रखते हैं। कोई मान लो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कहीं पर अच्छे जन्म हो रहे हैं, कहीं पर डिस्ट्रिक्ट अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पर चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो महिलाओं के लिए सबसे पहली स्कीम, बच्चे से हमने स्टार्ट करा, गर्ल चाइल्ड की ये इस स्कीम सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम हमारे देश में देखने को मिलती है। GS2 के पेपर में जाएंगे तो वहां पर सोशल इश्यूज का चैप्टर आता है। सोशल इश्यूज वही है ना, GS2 में सोशल इश्यूज कौन से GS2 में ही आते हैं ना शायद, सोशल इश्यूज GS सोशल जस्टिस GS2 में है ना, आई थिंक यूपीएससी के सिलेबस में GS2 में ही है मेरे ख्याल से ना, एक बार चेक कर लेना। तो वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर क्या क्या कार्य किए गए, तो आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं वन स्टॉप सेंटर स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक स्कीम का नाम सुना होगा, द नेम ऑफ द स्कीम इज सखी सेंटर्स, सबने सुना है। 1 अप्रैल 2015 को हमारे देश में लागू किया गया था, याद रखें। उस टाइम 35 आपके राज्य व केंद्र शासित प्रदेश थे, 680 वन स्टॉप सेंटर यहां पर स्थापित किए गए। हमारे अगर हम पूरे भारत की बात करें, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की बात करें,
दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या है, वन स्टॉप सेंटर के योजना के अंतर्गत क्या होता है, कई महिलाएं हिंसा का शिकार होती हैं, कई महिलाएं हिंसा का शिकार देखने को मिलती है, अफेक्टेड होती हैं वायलेंस से, चाहे उनको पब्लिक स्पेस में चाहे प्राइवेट स्पेस में। दोस्तों इनको क्या किया गया हो, उनको हिंसा उनके साथ की गई हो किसी भी तरीके की, तो वन स्टॉप सेंटर ऐसी सभी महिलाओं को, जो हिंसा से प्रभावित महिलाएं हैं, उनको यह सुविधा प्रदान करता है वन स्टॉप सेंटर की। एक ही छत के नीचे उन सभी महिलाओं को पुलिस की सुविधा, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता, कानूनी परामर्श लेना चाहती हैं, साइकोलॉजिकल कोई काउंसलिंग करवानी है, या उनके पास आवास नहीं है तो उनको अस्थायी आवास चाहिए या टेम्परेरी उनको शेल्टर चाहिए, तो याद रखें ओएससी में आप जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वन स्टॉप सेंटर को यह बोला जाता है कि वन स्टॉप सेंटर जितने भी बनेंगे, तो जितने भी हॉस्पिटल्स की जहां पे फैसिलिटीज हैं, मेडिकल फैसिलिटीज, उसके 2 किलोमीटर के दायरे में आपको वन स्टॉप सेंटर बनाने पड़ेंगे। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्रीय प्रायोजित योजना आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको बता चुका हूं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स क्या होती हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या होते हैं, इसके बारे में आप जानते हैं। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसमें पैसा कहां से आता है, तो निर्भया फंड, एक निर्भया कांड हुआ था आपको पता होगा, तो निर्भया फंड से यहां पर पैसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वन स्टॉप सेंटर आप याद रखें। एक योजना है महिलाओं के लिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री यूवाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। अब इसका क्या 2 वर्जन आ चुका है, पीएम यूवाई का 2.0 वर्जन। बोलो यस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोस्तों यहां पर लॉन्च किया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, और यहां पर 8 करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने की बात की गई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से। कुछ नहीं है स्कीम में भैया, महिलाओं को क्लीन कुकिंग फ्यूल, अभी एक शायद गुजरात का फोटो आपने देखा था, उसमें उस महिला के एक दिन पहले ही गैस कनेक्शन मिला था आई थिंक। हाँ, तो क्लीन कुकिंग फ्यूल दोस्तों गरीब घरों में, या जो अनहेल्थी कन्वेंशनल कुकिंग फ्यूल्स होते हैं, जैसे लकड़ियों से खाना बनाना, गोबर वगैरह से, जिसको चूल्हे का खाना बेसिकली बोलते हैं, उसको रिप्लेस करने की बात की गई थी कि भाई आप हेल्थी यूज करो, क्योंकि आपको पता है जब फूकनी होती है, उससे आप जब फूकते फाकते हो उसमें तो धुआं अंदर जाता है, वो बड़ा अनहेल्थी होता है, बड़ा पॉल्यूटेंट्स रहते हैं उसमें, और वो बड़ा दिक्कत करता है महिलाओं की, है ना, और बच्चों के स्वास्थ्य पर भी उसका नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो गरीब घर की जो महिलाएं हैं उनके नाम पर एलपीजी कनेक्शन यहाँ पे लाया जाएगा, और खासकर बीपीएल फैमिलीज की ही बात करेंगे। और जो सोशल इकोनॉमिक का सेंसस होते हैं, सामाजिक आर्थिक जो जातिगत जनगणनाएं हैं, उससे यहाँ पर इस चीज का पता लग सकता है कि कौन बेसिकली गरीब है कौन नहीं है। इसमें क्या था कि 1600 रुपए कैश असिस्टेंस दी गई थी, 1600 रुपए प्रोवाइड करवाए जा रहे थे नए एलपीजी कनेक्शन पे, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही थी। ठीक है, याद रखें। तो पहली रिफिल का खर्चा घर वाले खुद करते, और क्योंकि आप सब जानते ही हैं ये स्कीम क्योंकि गैस की बात कर रही है, तो हमारे भारत में एनर्जी को लेकर, सेक्टर को लेकर एक काफी इंपॉर्टेंट मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, सबको पता है। तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, और हमारे यहाँ पर जितनी भी आपके घर में सिलेंडर्स आते हैं, हो सकता है आपके यहाँ पे इंडेन यानी कि इंडेन वाले सिलेंडर आते हो, और या हो सकता है बीपीसीएल का सिलेंडर आता है। तो कई सारे जो भी सिलेंडर्स आते हैं, 3 एजेंसी हैं भारत में, एक आईओसीएल, एक बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम, और एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम तो एचपीसीएल। तो ये इस स्कीम में इंप्लीमेंटेड एजेंसी बनाई गई थी। ठीक है, तो 8 करोड़ कनेक्शन का टारगेट रखा गया था, याद रखें, और ये एक्चुअल में पूरा हो गया था, मतलब हमने पहले ही इस टारगेट को अचीव कर लिया था। बात समझ में नहीं समझ में आई? तो इस स्कीम में ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 14.6 मिलियन गरीब परिवारों को कुकिंग गैस मतलब यहां पर मिल गई थी, याद रखें। और एलपीजी जो कवरेज थी हमारे देश में, वो 55% से बढ़कर 97.4% हो गई थी।
बाद में सिलेंडर इतना महंगा कर दिया, पहले सब्सिडी आ रही थी आपको पता होगा, और अब सिलेंडर बहुत ज्यादा महंगा कर दिया गया है, अपने आप में काफी महंगा सिलेंडर है आज की डेट में दोस्तों। लेकिन आज भी पैट्रियार्की सोच ये कहती है, क्या कहती है, कई बच्चों की मैंने देखा है, कई पुरुषों की मैंने देखी है, माँ जो माँ होती है वो चूल्हा और मतलब किचन के काम सारे माँओं के द्वारा मैक्सिमम किए जाते हैं, लेडीज करती हैं ज्यादातर का। आप लोग नई नई फरमाइश करते हो, माँ आज ये खाना है, और मैंने कई गांव में देखा है माँओं को आज भी बच्चे बोलते हैं कि माँ जरा चूल्हे का खाना खाना है। अच्छा लगता है नो डाउट, तो खुद बना लो भाई, माँओं की हेल्थ से क्यों खेलना, है ना। खाने की जिम्मेदारी किस ग्रंथ में लिखी हुई है कि औरत खाना बनाएगी? कहीं लिखा हुआ है? किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि आज तक माँ खाना बनाएगी या लेडीज खाना बनाएंगी? कहाँ लिखा हुआ है? इस दुनिया में जब हम हाउस होल्ड सेक्टर्स में आते हैं तो सारा काम महिलाएं कर रही हैं, और जब हम कॉमर्शियल सेक्टर में आते हैं तो वहां पर महिलाएं कितनी शेफ हैं जरा बताएं? सारे मेल आपको शेफ देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट शादी ब्याहों में भी आप जाएंगे तो सारा कैटरिंग सारा पुरुष ही करते हैं, सब कुछ पुरुष ही हलवाई आपको देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम एक दो लेडीज होंगी जो रोटी बना रही होंगी, उसके अलावा बेचारी काम नहीं कर रही हैं। तो वाई शुड दोस्तों कि क्यों ऐसा हो कि पुरुष ही खाना ना बनाए, पुरुष खाना क्यों ना बनाए? बनाना चाहिए भी सबको है, याद रखिएगा। एनीवे, तो ये स्कीम आपकी इंपॉर्टेंट है, काफी इजी स्कीम है, कोई बड़ा इसमें एलिमेंट नहीं है। लेकिन जो अगली स्कीम है जरा उसको जरा याद रखना। अगली स्कीम है उज्ज्वला योजना। दोस्तों ये क्या है जरा ध्यान से समझें। एक्चुअल में कई बार यौन शोषण के लिए कई बार क्या होता है कि ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, तस्करी समझते हैं, गरीब प्रदेशों से, गरीब इलाकों से लड़कियों को लाया जाता है और उनको बेच दिया जाता है, ठीक है, और उनको यहां पर कहीं पे भी देह व्यापार में ढकेल दिया जाता है, प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल दिया जाता है। अब ऐसी बच्चियां जो हैं, जो ऐसी महिलाएं हैं जिनको ट्रैफिकिंग की जा रही है, जिनकी, उनको रेस्क्यू करना, है ना, उनकी रोकथाम करना, उसका बचाव करना, उनका पुनर्वास करना और उन्हें बेचारी को परिवार से जोड़ना, उसके लिए योजना लाई गई थी दोस्तों, उज्ज्वला योजना। बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें ऐसी महिलाओं को, सभी महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है, उनको रहने का स्थान और उन्हें बेसिक एमिनिटी, सब कुछ पीडीएफ में लिखा हुआ है इसलिए परेशान ना हो, बस सुन लें। उन्हें बेसिक एमिनिटीज दी जाती हैं, जैसे कपड़ा दे दिया, है ना, खाने के लिए दे दिया, उनकी मेडिकल केयर कर दी, लीगल एड दे दिया, कानूनी सहायता, एजुकेशन वगैरह दे दी, ठीक है। अगर उनके बच्चे हैं दोस्तों तो उनको भी वहां पर रखने की बात की जाती है, बच्चों की एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाई जाती है, याद रखें। और उन महिलाओं को कोई ना कोई वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, चाहे उन्हें सिलाई कढ़ाई का काम सिखाया गया हो, कोई हथकरघा, हैंडीक्राफ्ट वगैरह का कुछ भी काम सिखाया जाता है, सो डैट वो अपने जीवन यापिका कर सकें। तो ये काफी अच्छी स्कीम है उज्ज्वला योजना, उज्जवल करने की योजना ऐसी महिलाओं को जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार है। समझ में आ रही है बात सबको? क्लियर? चलिए अब हम एक स्कीम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट स्कीम है, और ये अपने आप में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, ICDS। क्या नाम है इसका? इस स्कीम को बोलते हैं क्या? ICDS बोलते हैं इस स्कीम को। क्या बोलते हैं? ICDS, वन ऑफ द बेस्ट स्कीम। अब ये है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, समन्वित या एकीकृत बाल विकास सेवा योजना। सबसे पहले ICDS की जो शुरुआत होती है, जो ICDS की शुरुआत होती है वो कब होती है दोस्तों? 2 अक्टूबर 1975 को होती है, ठीक है। अब ये एक तरीके की ऐसी योजना है, जो प्रोग्राम ऐसा है जो विश्व का सबसे लार्जेस्ट और यूनिक प्रोग्राम है अर्ली चाइल्डहुड केयर, यानी कि जो प्रारंभिक बच्चे हैं जो जस्ट पैदा हुए हैं उसके कुछ एज तक, उनके विकास के लिए एक बहुत ही शानदार स्कीम आपको देखने को मिलेगी। जब मैं ICDS की बात करूंगा तो इसमें मैं उन सभी की बात करूंगा, जब मैं बच्चों की 0 ईयर 1 महीने के बच्चे की बात कर रहा हूं तो मैं उसकी मां को कैसे छोड़ दूंगा बताओ। तो इसमें हम बेनिफिशियरीज में स्कीम की अगर हम बात करेंगे तो मुझे एक तो बच्चे देखने को मिलेंगे,
और बच्चे 0 से 6 साल के। इसके अलावा यहां पर जो प्रेग्नेंट वुमेन है, भाई जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी मैं शामिल करूंगा, प्रेग्नेंट वुमेन को शामिल करूंगा। और तीसरी लैक्टेटिंग वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन, ठीक है। और वैसे मेरे हिसाब से लैक्टेटिंग वुमेन वर्ड नहीं लिखूंगा, मैं मदर लिखूंगा, स्तनपान करवाने वाली माताएं, क्योंकि मां है स्तनपान करवा रही हैं, तो सही वर्ड लैक्टेटिंग वुमेन गलत वर्ड हो जाएगा, लैक्टेटिंग मदर इज द राइट वर्ड, ठीक है, मदर यूज करें यहां पे। तो स्तनपान करवाने वाली दोस्तों माताएं, गर्भवती महिलाएं और चिल्ड्रन, इनके लिए आईसीडीएस स्कीम आपकी लाई गई है 3 लोगों के लिए। अब ये बहुत जरूरी है भाई, तीनों की हेल्थ बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जरूरी क्या है इस स्कीम के, अगर हम ऑब्जेक्टिव पर फोकस करेंगे तो इस स्कीम का उद्देश्य है कि ये 0 से 6 साल का बच्चा है, इसको हर तरीके से न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट की जा सके, उसके पोषण और उसकी स्वास्थ्य स्थिति में, उसकी हेल्थ स्टेटस में सुधार किया जा सके, ठीक है। और ये कैसे होता है, इसमें बच्चे को साइकोलॉजिकल, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखने की बात यहां पर की जाती है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है दोस्तों। अब इस स्कीम को जब मैं कवर करता हूं तो इस स्कीम में कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, मैं आपको बता देता हूं। इस स्कीम में कुछ आपको सब स्कीम्स देखने को मिलेंगी, यानी कि दिस स्कीम्स एक अम्ब्रेला स्कीम है, बड़ी स्कीम है, जिसके अंतर्गत कुछ सब स्कीम्स हैं। जैसे एक है आंगनवाड़ी सर्विस स्कीम, एक है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, एक है नेशनल क्रैच योजना, इसके अलावा पोषण अभियान, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स और चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। तो ये कुछ मेजर स्कीम्स हैं जो सिर्फ आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले यहां पर अगर मैं बात करता हूं स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स की, तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों कि किशोरी जो बालिकाएं हैं, ठीक है, जो स्कूली छात्राएं हैं, जो 11 से 14 साल की आयु के वर्ग की जो बच्चियां हैं, ठीक है, तो इनको बच्चों को पोषण, न्यूट्रिशंस, जीवन कौशल यानी कि लाइफ स्किल और होम स्किल्स के माध्यम से उनकी सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाना है। बात समझ में आ रही है? तो इनको इस एज में 11 से 14 साल की जो बच्चियां हैं, इनको 2 तरीके के सपोर्ट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, न्यूट्रिशनल और नॉन न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स। तो एक कंपोनेंट्स होते हैं पोषण संबंधी कंपोनेंट और एक कंपोनेंट होते हैं गैर पोषण संबंधी कंपोनेंट। तो पोषण, और यहां पर अगर मैं गैर पोषण की बात करूंगा तो गैर पोषण का मतलब क्या हुआ? गैर पोषण का मतलब हुआ कि बच्चियों के मैं एजुकेशन का ध्यान रखूं, मान लो, तो ये गैर पोषण वाला एजुकेशन एक तरीके का नॉन न्यूट्रिशनल कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा। तो न्यूट्रिशंस में मैं क्या क्या करूंगा? बच्चियों को आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, बच्चियों के हेल्थ चेकअप किए जाएंगे, समझ में आ रही है, और इनकी हेल्थ और एजुकेशन का ध्यान रखा जाएगा। इसी के अलावा औपचारिक जो स्कूल गर्ल्स हैं, यानी कि किसी बच्ची को कोर्स नहीं आता कोई, ठीक है, तो लड़कियों को शामिल करो कि स्किल ट्रेनिंग करवाओ, स्किल एजुकेशन इनको प्रोवाइड करवाओ, होम मैनेजमेंट भी सिखाओ, गृह प्रबंधन भी सिखाओ, और इनको काउंसलिंग करवाई जाएगी कि आप किस तरीके से बेहतरीन कार्य कर सकते हैं। तो ये सब आपका स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स में आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें न्यूट्रिशनल और नॉन न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स दोनों आपको देखने को मिलेंगे। आप में से सबने एक वर्ड होता है क्रैच, ठीक है, कुछ इसको कुछ और नाम से भी बोलते हैं, क्रैची बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, क्रिच नहीं, एक वर्ड और बोलते हैं, क्रैची बोलते हैं वैसे, ठीक है। तो एक नेशनल जो आपकी क्रैच स्कीम है, इसमें क्या है, अब जो कामकाजी महिलाएं हैं, ठीक है, तो आप देखते होंगे बच्चों को क्या करते हैं, नहीं बेबी शेल्टर तो है, डे केयर बोल देते हैं, हाँ डे केयर फैसिलिटी जो होती है बेसिकली। तो ये डे केयर एक और नाम होता है उनको, एग्जैक्टली मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूं, एनीवे जो भी है, फिलहाल याद रखो कि जो बच्चे हैं और जो कामकाजी महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को कैसे पालें भाई, काम करें या पालें। तो यहां पर आपको पता है क्रैच स्कीम देश में हमारे, वैसे तो आजकल प्राइवेट क्रैच आते हैं, आपको पता होगा, प्राइवेट क्रैच बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्राइवेट डे केयर फैसिलिटी बहुत जगह मिलती है आजकल। जो खासकर आईटी सेक्टर की महिलाएं हैं या प्राइवेट सेक्टर पे, गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को छोड़ जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह पर क्या होता है दोस्तों, 6 महीने से लेकर 6 साल तक का बच्चा वर्किंग वुमेन का, उसको डे केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, और महीने में 26 दिन
26 दिन और 7.5 घंटे की सुविधाएं इसमें प्रोवाइड करवाई जाती है। और ऐसा नहीं कि ऐसे ही बच्चों को रख दिया, बच्चों को इसमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड किए जाते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती हैं, उनके स्वास्थ्य और उनकी स्लीपिंग फैसिलिटीज पर भी नींद की सुविधा भी इनको प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक, इसके बाद अगली स्कीम आई इसी में, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम, बाल संरक्षण सेवा योजना। दोस्तों इसमें सिंपल सी बात है, जो बच्चे हैं ऐसी योजना का उद्देश्य क्या है कि जो कठिन परिस्थितियों में बच्चे को, कोई भी कठिन परिस्थिति आ रही है उसमें बच्चे के सुधार और भलाई में योगदान देने से संबंधित ये आपकी स्कीम आपको देखने को मिलेगी। बात समझ में आई? और इसमें सबसे पहले आप ध्यान रखें, बच्चों के साथ आजकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज बहुत ज्यादा होता है, बच्चों से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन यानी कि मतलब उनके साथ शोषण किए जाते हैं, कई तरीके के उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें यहां पर ध्यान रखी जाती हैं। और कई बार होता है कि बच्चों का दुरुपयोग हो गया, माता पिता से दूर हो गए, किसी ने छोड़ दिया, तो इसमें सभी बच्चों को खासकर यौन शोषण का किसी भी तरीके का शिकार ना हो, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का शिकार ना हो, इस चीज का ध्यान रखा जाता है। तो उसके लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर एक स्कीम है आप लोगों की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सभी स्कीम इसी पर्टिकुलर स्कीम का पार्ट है आईसीडीएस का, याद रखें। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक फ्लैगशिप स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ मतलब इंडिया की प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए या स्तनपान करवाने माताओं के लिए यह स्कीम आपको देखने को मिलेगी। और यहां पर इस स्कीम में 1 करोड़ बेनिफिशरीज आपको देखने को मिले। समझ रहे? मातृ वंदना योजना, इसमें क्या होता है इस स्कीम में, जो बेनिफिशरीज हैं जो माताएं हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन है, तो ये सरकार ने इसमें डेटा आया था कि 4,000 करोड़ रुपए इसमें आवंटित कर दिए हैं। और ये दोस्तों डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, यानी कि इसमें नगद प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण आपको देखने को मिलेगा। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके अकाउंट में आपको डायरेक्टली पैसा जाता हुआ दिखेगा। अब ये वो गरीब महिलाएं हैं दोस्तों जिनको पोषण संबंधी आवश्यकताएं हैं, ठीक है, या मान लो कोई बेचारी गरीब महिला जो मजदूरी करती थी, अब उसको जो 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 उसका वेज है, यानी कि जो उसके भत्ते हैं, जो उसको बेचारी को मजदूरी मिलती थी, अब वो मिल नहीं रही, तो वो कहां से न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रॉपर प्राप्त करेगी? तो उसको कंपनसेट करने के लिए सरकार ने कहा चलो हम आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत पैसा देंगे। तो ये स्कीम जो स्टार्ट होती है वो 1 जनवरी 2017 से होती है, याद रखें। इस स्कीम में जो प्रेग्नेंट वुमेन है और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो स्तनपान करवाने वाली माताएं हैं, उनको 5,000 रुपए का कैश बेनिफिट प्राप्त होता है। 5,000 रुपए इनको मिलते हैं गरीब महिलाओं को, 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे। ठीक है, पहला जो मिलेगा इनको पैसा, याद रखें, जो पहले 1,000 रुपए हैं वो जब गर्भावस्था उनकी आ रही है, ठीक है, जब उन्होंने अर्ली रजिस्ट्रेशन प्रेगनेंसी का करवाया कि भाई हम गर्भावस्था की ओर है, तो पंजीकरण के समय 1,000 रुपए इनको मिलते हैं। दूसरी किस्त इनको मिलती है 2,000 रुपए की। अब 6 महीने की आपकी गर्भावस्था का टाइम हो गया है, 6 महीने के बाद तो, और आपने कम से कम एक प्रसव जांच करवा ली हो, है ना, एक जांच आपने करवा ली हो, तो तब मिलता है। और तीसरी किस्त जो मिलती है वो मिलती है 2,000 रुपए की। वो कब मिलेगी? जब बच्चा पैदा हो जाए, ठीक है, और जब उसका जन्म हो जाए तो उसको रजिस्टर किया जाता है। तो बच्चे को आपको पता होगा कई सारे इंजेक्शन लगते हैं दुनिया भर के, बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी, है ना, इंजेक्शन, या हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगता है, वैक्सीन लगती हैं, तो उसमें आपको 1,000 रुपए यहाँ पे बच्चे को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखेंगे, इसमें सिर्फ ये जो स्कीम है ये पहले जो जीवित बच्चा है उसके लिए है, ठीक है, फर्स्ट लिविंग चाइल्ड ऑफ द फैमिली के लिए होगी, दूसरे बच्चे के लिए स्कीम आपकी काम नहीं करेगी। बात समझ में नहीं समझ में आई? तो यहां पर 5,000 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट में आपको देखने को मिलेंगे। बात समझ में आई जी? इसके अलावा साथियों याद रखिएगा, एक योजना और है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना के तहत जो एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं इनको भी यहां पर इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो इस प्रकार एक औसतन महिला 6,000 रुपए क्या कर लेती है? प्राप्त कर लेती है। तो 1,000 रुपए का सपोर्ट वहां से मिल जाता है, तो 6,000 रुपए का इनको यहां पे फायदा हो जा रहा है। अरे बोलो, बात समझ में नहीं समझ में आई जी? क्लियर? अब इस स्कीम का लाभ कौन नहीं उठाएगा? इस स्कीम का लाभ वो नहीं उठाएंगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कोई महिला रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए कार्य कर रही है। और यह स्कीम सिर्फ फर्स्ट लिविंग चाइल्ड के लिए आपको देखने को मिलेगी। ठीक है,
अरे बोलो जल्दी से, बात समझ में नहीं समझ में आई? क्लियर? बोलो जल्दी से, क्लियर है? तो यहां पे हमारे कौन कौन से हमने पढ़ लिए एक बार जरा देख लेते हैं। ये दो हो गए, एक पोषण अभियान बचा है बस, ठीक है? पोषण अभियान देख लेते हैं। पोषण अभियान की अगर हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने पोषण अभियान की शुरुआत 18 दिसंबर 2017 को की थी। 3 साल का टाइम फ्रेम लिया था यहां पर, ठीक है? और पोषण अभियान के कुछ लक्ष्य रखे थे। इसके लक्ष्य क्या थे जरा मैं आपको बता देता हूं, एक बार जरा देख लेंगे। इस लक्ष्य में था सबसे पहला प्रिवेंट एंड रिड्यूस स्टंटिंग इन चिल्ड्रन, यानी कि यहां पर 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं, ठीक है, 0 से 6 साल के बच्चों में बौनेपन की रोकथाम के लिए, बौनापन बोलते हैं इसको, जो बौने बच्चे होते हैं ना, उसकी रोकथाम की बात की गई थी। तो उसमें कमी लाने की बात, लक्ष्य याद नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, बस देख लो इसको। इसके अलावा यहां पर प्रिवेंट और रिड्यूस करने की बात की गई थी अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि वो बच्चे जो अल्प पोषण वाले हैं, यानी कि कम वजन के बच्चे हैं, उनके लिए यहां पर कहा गया था इसकी कमी करनी है। इसके अलावा छोटे बच्चे, ये कल शायद मैंने आपको बताया था ना, एनीमिया का प्रसार रोकना, 6 से 59 ये वाला मैंने आपको बताया था कि जो एनीमिया है यंग चिल्ड्रंस में, बच्चों में, छोटे बच्चों में, उसको रोकने के लिए यहां पर कमी लाने की बात की गई थी। आजकल एनीमिया का लड़कियों में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो 15 से 49 वर्ष की जो आयु की महिलाएं हैं, उनमें किशोर लड़कियों में एनीमिया के प्रसार को रोकना, और जन्म के समय कई बार लो बर्थ वेट होते हैं बच्चों के, तो उसको रोकने की बात यहां पर सरकारी क्रम में की गई थी, पोषण अभियान के तहत की गई थी। बात समझ में आ रही है? तो 2022 तक 0 से 6 वर्ष के बच्चों के बौनेपन को, इन्होंने बोला कि 38.4% बौने बच्चे पैदा हो रहे थे, तो इन्होंने कहा 25% कम करने का लक्ष्य है, इसको रखेंगे। तो ये स्कीम्स हैं, इसको आप एक बार देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम्स। अब हम चर्चा करते हैं अपने देश में, हमारे देश के लोगों के लिए एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हेल्थ केयर के लिए कौन कौन सी स्कीम्स लाई गई, सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवा हमारे देश में आपको कौन सी देखने को मिलती हैं। तो थोड़ा सा हम आते हैं जरा, सबसे पहले एक बार जरा कुछ स्कीम देख लेते हैं। हमारी कुछ स्कीम स्टार्टिंग में भी थी, उसको जरा एक बार देख लेते हैं। जब हम हेल्थ केयर की बात कर ही रहे हैं, स्वास्थ्य देखभाल की बात कर रहे हैं, तो इन स्कीम्स भी हमें पता होनी चाहिए। देखो भाई सब लोग, ये स्टार्टिंग में बजट आया था, उसमें ऐसा किया गया था कि बजट में कुछ चीजें सैंक्शन की गई थी। इन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत 6 साल में हम 64,180 करोड़ रुपए के आउटले की बात की थी, और इसको NHM नेशनल हेल्थ मिशन से जोड़ने की बात की गई थी। याद रखें, तो एक कंट्रीब्यूशन हेल्थ सेक्टर में किया गया था, बस छोटा सा याद रखो। इसमें यह कहा था इसमें कि हम 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान बनाएंगे। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस देख लीजिएगा एक बार। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स बनाएंगे, इन सब चीजों की बात हुई थी यहां पर। ये बजट का है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें दोस्तों न्यूट्रिशन को लेकर देखना है, पोषण। तो एक मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया गया था, और इसका उद्देश्य था कि जो पोषण सामग्री है, जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है, उसकी डिलीवरी, उसकी आउटरीच, उसके आउटकम्स को मजबूत करा जाए, न्यूट्रिशनल कंटेंट सब तक पहुंचा जाए। तो एक स्कीम चल रही थी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। याद रखो, न्यूट्रिशन पोषण 2.0 को समझो। एक सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम चल रहा था, अनुपूरक पोषण कार्यक्रम, और जो पोषण अभियान है, 2 चल रहे हैं। तो पोषण अभियान और अनुपूरक पोषण कार्यक्रम को आपस में मिला दिया गया, और यहां पर आप देख रहे हैं ये स्कीम आपके सामने आपको देखने को मिल रही है, न्यूट्रिशन मिशन पोषण 2.0। इसमें साथियों 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, 112 यहां पर जो आकांक्षी जिले हैं, उसमें डिसाइड किया गया कि हम न्यूट्रिशनल्स जो आउटकम्स हैं उसको सुधारेंगे, और उसके लिए हमें तेज रणनीति की आवश्यकता है, इंटेंसिफाइड स्ट्रेटेजी की आवश्यकता है। ये बात ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसके अलावा एक स्कीम आप देखते हैं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। दोस्तों 5 साल के लिए इसमें मिशन स्वच्छ भारत, शहरी स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत इतना करोड़ रुपए 5 साल के लिए सैंक्शन किए गए थे अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में, ठीक है।
और इसमें कुछ चीजें करने की बात की गई थी, जैसे यहां पर बोला गया था कि हम मल कीचड़ प्रबंधन यानी कि जो एक तो जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, यानी कि जो वेस्ट वाटर हो रहा है उसका उपचार करेंगे। इसके अलावा गार्बेज जो है, जो कचरा है, उसका अलगाव करेंगे, सेग्रीगेशन करेंगे। ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक को हम कम करेंगे, कम से कम करेंगे। इसके अलावा एयर पॉल्यूशन में कमी करेंगे, तभी तो स्वच्छ आपका नगर बन सकता है। तो ये स्कीम आप लोगों की लाई गई थी, याद रखें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैक टू द पवेलियन। इसके बाद दोस्तों हम दोबारा से हेल्थ केयर स्कीम पे आते हैं। दो चीजें याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें स्कीम्स की, तो हमारे लिए सबसे पहली स्कीम्स अगर हम देखेंगे तो वो कौन सी है? ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा? एक बार बता दो भाई, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा? कभी ज्यादा तेज चल रहा हूं मैं? एक स्कीम आप देखते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, बहुत ज्यादा अपने आप में। सबसे पहले दोस्तों, ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 50 करोड़ लाभार्थियों को शामिल करने की बात की गई थी। कितने लोगों को? 50 करोड़। कितने? 50 करोड़ लोगों को यहां पर बात की गई थी दोस्तों शामिल करने की। बहुत बढ़िया स्कीम आपको देखने को मिलेगी। अब इस स्कीम में क्या लाभ है तो आप सबको पता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 5 लाख रुपए पर फैमिली। ठीक है, 5 लाख रुपए। कुछ का डेटा याद रखना है, डेट जरूर याद रखनी है सबको, डेट और स्कीम्स में कितना पैसा डिलीवर किया जा रहा है। ठीक है, 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर यहां पर देने की बात की गई थी। ठीक है, कि 5 लाख पर फैमिली का हम इंश्योरेंस कवर करेंगे, और वो भी सेकेंडरी और टर्शियरी हॉस्पिटलाइजेशन में। देखो, सेकेंडरी और टर्शियरी हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक तो होते हैं मेट्रो सिटीज, जैसे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, है ना, जैसे आप लोगों की लखनऊ, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, तो ये हैं टीयर 1 सिटीज। वहीं पर कुछ होते हैं सेकेंडरी सिटीज, जैसे छोटे डिस्ट्रिक्ट है, मुरादाबाद, बिजनौर, इस तरीके से, है ना, जैसे आपका जो भी पटना के सेकेंडरी आपकी जगहें हैं। और कुछ होती है टर्शरी। तो इसका मतलब बिल्कुल टाउन के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, बड़े शहरों की बात यहां पर नहीं की गई, बहुत बड़े। तो जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज हैं, उनमें सभी में इस स्कीम को लाभान्वित करने की बात की गई थी। याद रखें, 50 करोड़ बेनिफिशरीज, 50 करोड़ लाभार्थी विल बी एलिजिबल। इसमें 50 करोड़ लाभार्थी दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस हुआ और उसमें यहां पर याद रखें कुछ हॉस्पिटल्स देखने को मिले। ठीक है, तो 50 करोड़ लाभार्थी बताए गए हैं कि इस योजना का आपको लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इस योजना में सबको बताइए, कार्ड, आयुष्मान कार्ड आपका सबको मिला होगा। दोस्तों, जब आप कभी किसी हॉस्पिटल में जाओगे तो याद रखें, इस हॉस्पिटल में आपको किसी भी डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल कैशलेस और पेपरलेस सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। बस आई थिंक आपको आधार कार्ड दिखाना होगा अपना। ठीक है, आपको आधार कार्ड दिखाना होगा, पर ईयर ना बोल के इसको ऐसे बोलो कि 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर किया जा रहा है। आधार कार्ड दिखाओ, काम करवाओ। याद रखें, प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना थी, इसका उद्देश्य था कि भारत में लोगों के बहुत सारे हॉस्पिटल्स के खर्चे आते हैं। जरा सा बेचारों का एक्सीडेंट हो जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो 2-2, 3-3 लाख रुपए लग रहे हैं। स्मॉल सेविंग है बेचारों की, कैसे किया जाए? तो इस खर्च को कम करने के लिए, गंभीर स्वास्थ्य मामलों में जो कई बार वित्तीय जोखिम हो जाते हैं, उसको कम करने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लाया गया। याद रखें, और ये विजनरी स्टेप है, और इसका मतलब होता है यूएचसी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल को पूरे भारत में कवर करने के लिए, यूएचसी को कवर करने के लिए इस योजना को लाया गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसमें क्या कहा गया था कि इस योजना में 2 कंपोनेंट रहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट। पहला, 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का एस्टेब्लिशमेंट करने की बात की गई। कितने का? 1.5 लाख का। 1.5 लाख यहां पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आपके बनाए जाएंगे। और सेकंड कंपोनेंट यहां पर यह है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का, कि यह हेल्थ प्रोटेक्शन कवर करवाएगा
गरीब लोगों को, वंचित लोगों को, जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में रह रहे हैं। बात समझ में नहीं समझ में आई? अरे बोलो, क्लियर बात। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो ध्यान से। ये स्कीम के कई सारे लूप फॉल्स भी हैं। कई ऐसे लोगों के कार्ड्स बने हुए हैं जो गरीब नहीं है, जो वंचित नहीं है, नंबर एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे कई जगह मैंने देखा है, सेम अभी मेरी मदर को अभी कुछ महीने ही पहले हार्ट अटैक आया था, तो आई वॉज इन हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल में था, तो मैं यही देखता था रात में बैठ के। जब हॉस्पिटल में रहेंगे तो भी रात में बैठ के देखी जाएंगी चीजें। तो रात में हम ये देखते थे कि दोस्तों कई लोग बेचारे गरीब आ रहे, है ना, अब एकदम से अचानक से आए। पता लगा उस हॉस्पिटल में, टीयर 1 सिटीज हैं, तो वहां पे हॉस्पिटल में पता लगा कि कार्ड ही नहीं चल रहा आयुष्मान का। अब क्या करें? और वही हॉस्पिटल सेम ब्रांच का दूसरी जगह, वहां आयुष्मान का कार्ड चल रहा है। तो अभी भी इसमें कुछ लूप फॉल्स हैं। अभी भी कई लोग, मैं देख रहा था, आयुष्मान कार्ड से बेचारों के इलाज हो रहे हैं। अच्छा, इसमें भी एक चीज है, कुछ लिमिट तक ही इलाज होते हैं। जैसे मान लो किसी का हड्डी टूट गई, अब हड्डी टूट गई, मान लो कोई मेजर ऑपरेशन पैर वैर का हुआ, तो आयुष्मान कार्ड के तहत ये नहीं कि 5 लाख रुपए कवर हो गए इकट्ठे। एक लिमिट तक ही पैसे कवर होते हैं, एक लिमिट तक ही आपके पैसे कवर होते हुए आपको दिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो अब हम साथियों बात करेंगे यहां पर वेलफेयर स्कीम्स की, और वो भी किसके लिए? SC ST और OBC के लिए कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम्स हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहले जो SC के लिए स्कीम हम देख रहे हैं, तो इन तीनों कम्युनिटी को, तीनों मार्जिनलाइज सोसाइटीज को हम देखेंगे। सबसे पहले एक स्कीम आई थी, स्कीम फॉर ग्रांट इन एड टू वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग फॉर SC OBC DNT EBC। बस फिलहाल आप ये याद रखो, क्योंकि हम SC OBC की बात कर रहे हैं ज्यादा, फिर आप कहोगे कौन कौन सी प्रजातियां आ गई हैं। सिंपल सी बात याद रखें। सबसे पहले तो देखो, जब भी हम कभी SC ST OBC की बात करेंगे, तो हम किसको अपलिफ्टमेंट करने की बात कर रहे हैं? जो समाज का वंचित वर्ग है। यस, तो हम एक तरीके से सामाजिक न्याय की बात कर रहे नहीं कर रहे? सोशल जस्टिस की बात कर रहे नहीं कर रहे? कर रहे हैं। सोशल जस्टिस के साथ हम इन सभी कम्युनिटी के एम्पावरमेंट की बात भी कर रहे हैं कि इनके एम्पावरमेंट कैसे होंगे। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इनका सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके, हम सोशल जस्टिस इनको दिलवा रहे हैं, और इनके यहां पर उत्थान या पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर जो मैक्सिमम स्कीम्स आप देखेंगे, ये सारी स्कीम्स यहां पर किसके द्वारा गवर्न की जा रही होंगी? तो याद रखें, एक मिनिस्ट्री है आप लोगों की, द मिनिस्ट्री नेम इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। हमारे देश में एक सामाजिक न्याय और पुनरुत्थान मंत्रालय, अधिकारिता मंत्रालय आपको देखने को मिलेगा। वो सारी स्कीम यहां पर, ये मोस्टली स्कीम आपको गवर्न करते हुए दिखेंगी। तो यहां पर ये स्कीम किस चीज के बारे में बात करती है? ये स्कीम बात करती है कि जो भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो स्वैच्छिक रूप से SC OBCs वगैरह के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है, या ऐसे कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो हमारे टारगेटेड ग्रुप्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनके लिए इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, उनके एजुकेशनल और उनके सामाजिक आर्थिक दशाओं को सुधारने की बात कर रहे हैं, तो उनको यहां पर क्या दी जाए? सहायता प्रोवाइड की जाए ऐसे सभी वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को। अरे बोलो, बात समझ में नहीं समझ में आई? अब इसमें क्या होगा, जब आप इनको वोकेशनल ट्रेनिंग्स देते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस, तो इनकी स्किल्स बढ़ती हैं, और जब इनकी स्किल्स बढ़ेंगी तो ये अपनी इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कुछ सेक्टर्स में अपने कौशल को बेहतर बनाए, जैसा आप उनको बनाएंगे तो ये आय का सर्जन करना शुरू कर देंगे। बात समझ में नहीं समझ में आई? तो इस स्कीम का एक सिद्धांत ये रहा कि जितने भी ऐसे वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो उनको हम असिस्ट करने की बात की गई। उन्हें सहायता ही ना दें, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित भी करें कि भैया आप यहां पर इनको अपलिफ्ट करो। ऐसे बहुत सारे वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने की बात यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसके बाद अगली स्कीम है हमारी, स्कीम फॉर फ्री कोचिंग फॉर SC एंड OBC स्टूडेंट। अगेन आप देखेंगे ये भी मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। दोस्तों, यहां पर जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए शेड्यूल कास्ट और OBC के बच्चे हैं, कैंडिडेट्स हैं, और जो तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, तो उनको अच्छी क्वालिटी की कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। ठीक है, इस स्कीम में क्या किया जाएगा? कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशन जैसे स्टडी IQ है मान लीजिए,
तो इस स्टडी IQ हमारा ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग फ्री में प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट की तरफ से हमें पैसा मिल जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट करवाएंगी। जो ऑटोनॉमस बॉडीज हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत, वो सब इसको प्रमोट करवाने की बात करेंगी। यहां से हो सकता है कि यूनिवर्सिटीज से भी टाई अप्स कर लिए जाएं, यहां पर हो सकता है कि यूनिवर्सिटीज भी इसमें आपको देखने को मिल जाए, कंसर्न अथॉरिटीज आपको सारी देखने को मिलेंगी। तो फ्री कोचिंग प्रोवाइड जाने की बात की गई है, ठीक है। इसमें आप लोगों को UPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, SSC ग्रुप A, ग्रुप B, IIT JEE, मेडिकल मैनेजमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। अगली स्कीम आती है हमारी किसकी, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, ठीक है। ये राम चौधरी योजना कौन लगा दी, छात्रावास कर लो भाई, इसको कर लो, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, ठीक है। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य है कि जो शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हॉस्टल के निर्माण करवाए जाएं, बात समझ में आए। और जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं उनको एनकरेज किया जाए कि आप क्वालिटी एजुकेशन एक्सेस कर सको। तो जो भी बच्चे ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्र से आते हैं और जो SC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन सभी बच्चों को इस योजना का लाभ मिले, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का लाभ मिले, ठीक है। इस योजना का स्पेशली मोटिव है शेड्यूल कास्ट की गर्ल्स के प्रति, यानी कि जो अनुसूचित जाति की लड़कियां हैं और जो पढ़ाई नहीं कर रही हैं, तो ऐसे ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए इस स्कीम का हम बात करते हैं, याद रखें। इसमें यह बोला गया है, इसका ऑब्जेक्टिव यह है, गर्ल्स हॉस्टल की बात करता है। इसमें बोला गया है कि कम साक्षरता वाले जहां पर जिले हैं, जहां पर लो लिटरेसी रेट है, वहां पर याद रखें गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाने की बात की गई है, ठीक है। किसकी बात की गई है, गर्ल्स हॉस्टल बनाने की बात की गई है। बेटा फैज तेरे को ही मैं यहां तेरे को भी ब्लॉक कर दूंगा, अभी परमानेंटली क्लास से ब्लॉक करवा दूंगा, क्लास में फर्जी बातें मत किया करो, ठीक है। पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई से संबंधित कमेंट सेक्शन आने चाहिए, कमेंट्स में कोई फालतू बात ना आए। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले कम साक्षरता वाले जिलों में प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालयों में 100 सीटों की क्षमता वाले गर्ल्स हॉस्टल का होने की बात की गई। दूसरा, हॉस्टल की मरम्मत और उचित रखरखाव करने की बात की गई। तीसरा, निगरानी, समीक्षा आदि के लिए एक प्रभावी तंत्र की बात की गई कि इफेक्टिव मैकेनिज्म रखी जाए कि पूरे के पूरे हॉस्टल को रिव्यू किया जाए और उसको मॉनिटर किया जाए। ये सब काम आपको देखने को मिलेंगे इस स्कीम के अंतर्गत। एक स्कीम और दोबारा से, ये फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंतर्गत है, क्रेडिट इनहेंसमेंट गारंटी स्कीम फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी कि यहां पर अनुसूचित जातियों के लिए ऋण संवर्धन गारंटी योजना की बात की गई। अब ये क्या है, यहां पर कोई भी मान लो SC कैंडिडेट है और वो एंटरप्रेन्योरशिप करने चाहते हैं, उद्यमिता करना चाहते हैं, तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि किसी भी एंटरप्रेन्योर के अंतर्गत जो इनोवेशन, नवाचार रखते हैं या जिनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं और वो मान लो काम करना चाहते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर जो वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, जॉब क्रिएट करना चाहता है, तो ऐसे लोगों को कॉन्फिडेंस गेन करवाने के लिए या उनको बिजनेसेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हम सरकार क्या कर रही है, उनको क्रेडिट एनहेंस गारंटी स्कीम दे रही है, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के बीच में क्या करा जा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप को, उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है कि शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या को यहां पर कोई अगर उद्यमिता करना चाहे तो उसको यहां पर वो कर ले। इसके अलावा यहां पर याद रखें, एंटरप्रेन्योरशिप जो शेड्यूल कास्ट है उसको प्रमोट करना है, और वो भी किसके प्रति, कोई इनोवेशन नया कर रहा है, कोई ग्रोथ टेक्नोलॉजी, कोई आपका विकास प्रौद्योगिकी की ओर काम कर रहा है, तो उसको यहां पर बिल्कुल यहां पर हम क्या देंगे, क्रेडिट देंगे। तो यहां पर याद रखें कि अनुसूचित जाति उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले जो बैंक्स हैं और जो वित्तीय संस्थान हैं, तो उनको यहां पर क्या किया जाएगा, क्रेडिट इनहेंसमेंट गारंटी यहां पर प्रोवाइड करवाए जाने की बात की गई है। एक हमारा आता है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। दोस्तों प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का मतलब क्या है, इसका लक्ष्य है कि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो सके कुछ सिलेक्टेड विलेज का, जहां पर 50% से ज्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है, वहां पर कुछ सिलेक्टेड विलेज के डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लाई गई है। इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर यहां पर क्रियान्वयन करेंगे
और गांव का चयन करेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री आदर्श गांव जो विलेज की बात की गई है दोस्तों, इसमें क्राइटेरिया कुछ आपको याद रखना है, कुछ क्राइटेरिया यहां पर निश्चित किए गए हैं। जैसे याद रखें, सबसे पहला है कि यूनिवर्सल अडल्ट लिटरेसी, ठीक है, कि सार्वभौमिक व्यय साक्षरता की बात की गई। वहीं पर प्राथमिक स्तर पर 100% बच्चों के नामांकन की बात की गई है। वहीं पर 100% गर्भवती महिलाओं के लिए संस्थागत प्रसव की बात की गई है। चिल्ड्रंस का फुल टीकाकरण की बात की गई है। कोई भी चाइल्ड मैरिज, कोई चाइल्ड लेबर यहां पर देखने को ना मिले, तो इसका काम किया गया। अगला स्कीम हमारा आता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिनको EMRS बोलते हैं। पहली बात याद रखो, ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी कि जनजातीय मामलों का मंत्रालय है, उसके अंतर्गत ये स्कीम आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 1997-1998 में इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो मिडिल और मतलब जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी है, स्टूडेंट्स हैं जो रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, ठीक है, और यहां पर उन बच्चों को हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवा पाए, तो उनके लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स यहां पर खोले गए हैं, याद रखें। और 1997 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम्स आपको देखने को मिलेंगी, याद रखें। ठीक है, तो बजट अनाउंसमेंट किया गया था जब 2018-19 का, तो इसमें बोला गया था कि वो ब्लॉक जिनमें 50% और इससे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन है, जहां पर कम से कम 20,000 एसटी पर्सन रह रहे हैं, वहां पे EMRS 2022 तक खोले जाए। ठीक है, और अगर हम देखें यहां पर डेटा, तो डेटा आपके सामने है कि 438 EMRS अब तक स्वीकृत किए गए हैं मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसमें से 285 अभी भी कार्यशील आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये 740 तक नंबर पहुंचने की बात की गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहां पर हम बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम थी ये दोस्तों, जो हाथ से मैला ढोते हैं उनके रिहेबिलिटेशन की एक स्कीम लाई गई थी, मैनुअल स्कैवेंजर्स की, और ये भी सामाजिक न्याय, ठीक है, ये भी सामाजिक न्याय और आपकी अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, इस स्कीम का उद्देश्य क्या है, याद रखें कि हाथ से मैला ढोने वाले जो हैं या उनके आश्रित जो है, तो उनको कोई वैकल्पिक व्यवसाय में शामिल किया जाए। ठीक है, और इसके लिए एक प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 लाया गया था, कि हाथ से मैला ढोने वाले लोगों के एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखकर उनका रिहैबिलिटेशन करने की, दोबारा से उनको क्या किया गया था, उनके पुनर्वास की बात की गई थी। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो आज की डेट में अगर आप देखोगे कोई उनको और वर्क मिल जाए, अब जब रिवाइज पॉलिसी आई तो इसमें सबसे पहले ये देखा जाएगा कि कितने मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, कौन हाथ से मैला ढो रहे हैं, तो हर फैमिली से एक व्यक्ति को चुनेंगे और इनको यहां पर एक टाइम कैश असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और यहां पर 3,25,000 रुपए तक की, कोई भी मान लो ये काम करना चाहते हैं, उनके डिपेंडेंट्स हैं, तो उनको क्रेडिट से जुड़ी पूंजी सब्सिडी भी यहां पर देने की बात की गई थी। तो यहां पर ये थोड़ा सा याद रखेंगे कि इस प्रोजेक्ट में एक मुश्त नगद सहायता प्रदान की जाती है और 3,25,000 रुपए तक की क्रेडिट से जुड़ी पूंजी सब्सिडी दी गई। अब ये कोई ऑब्वियस बात है, जब आप पूंजी दे रहे हो, सब्सिडी पूंजी दे रहे हो, तो इसका मतलब वो कोई व्यवसाय शुरू कर सके, कुछ काम कर सके। ठीक है, इसके अलावा इन लोगों को यहां पर स्किल्स डेवलपमेंट की बात भी की गई थी कि 2 साल तक हम आपका स्किल डेवलपमेंट करेंगे और आपको स्टाइफंड भी मिलेगा 3,000 रुपए तक का, याद रखें। ठीक है, और इस पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, इस स्कीम को चलाने में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम एक प्रमुख भूमिका में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो नेशनल सफाई कर्मचारी वित्त और डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये भारत सरकार के अधीन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में आपको आता हुआ दिखेगा, और इसका जो जन्म है वो 24 जनवरी 1997 को आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। और ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है एक तरीके से। ठीक है, बेसिकली ये जो हम बात करते हैं तो ये कंपनीज एक्ट में आपको देखने को मिलेगी, कंपनीज अधिनियम 1956 में जो सेक्शन 25 है, उसमें आप लोगों की ये कंपनी रजिस्टर्ड है, याद रखें। तो ये पूरा इंप्लीमेंट एजेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे देश में सीनियर सिटीजन्स के लिए, किसके लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए
सीनियर सिटीजन्स के लिए कौन कौन सी योजनाएं लाई गई? तो सबसे पहली सीनियर सिटीजन्स के लिए योजना है, याद रखिएगा, सबसे पहले प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। दोस्तों, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना की अगर हम बात करेंगे तो जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, एल्डरली पर्सन्स हैं, जिनके 60 साल से ऊपर की है, भाई उनके लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की एक योजना आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात, इसमें 60 साल और उससे अधिक उम्र के जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं, उनको अनिश्चित बाजार स्थितियों के चलते उनकी ब्याज आमदनी में किसी भी भावी कमी से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य पर यह केंद्रित की गई। मतलब क्या है इस स्कीम का, जरा ध्यान से समझें। इसमें दोस्तों ये कहा गया है कि योजना मतलब 10 साल के लिए हम ये कह रही है कि हम आपको 8% पर एनम का रिटर्न देंगे फॉर 10 ईयर्स, यानी कि हम आपको 8% प्रतिवर्ष मासिक दे की बात यहां पर की गई है, निश्चित रिटर्न देने की बात की गई है। यानी कि इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में पैसा डाल रहा है तो 8% पर एनम की बात यहां पर की गई है, और एक पेंशन आपकी बना दी जाएगी यहां पर, जो मंथली आप ले सकते हो, क्वार्टरली ले सकते हो, याद रखें। ठीक है, इस मिनिमम जो परचेज आप कर सकते हो इस स्कीम में, तो वो 1.5 लाख रुपए पर फैमिली की जा सकती है, और आपकी मिनिमम पेंशन यहां पर 1,000 रुपए के करीब बन जाएगी। मैक्सिमम आप इसमें 7.5 लाख रुपए से, मतलब 7.5 लाख रुपए था पहले, 15 लाख रुपए कर दिया गया है पर सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो मैक्सिमम पेंशन आप 10,000 रुपए भी प्राप्त कर सकते हो। तो 8% का रिटर्न यहां पर देने की बात की गई है कि आप पैसा जमा करो और आपको यहां पर एक अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा। दूसरी स्कीम है दोस्तों राष्ट्रीय वयोश्री योजना। ये क्या कर रही है, ध्यान से समझेंगे। ये राष्ट्रीय वयोश्री योजना की अगर हम बात करेंगे तो ये फिजिकल एड का मतलब होता है कि ये भौतिक सहायता, शारीरिक सहायता और असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस और ये प्रोवाइड कर रही है। क्या है खेल, जरा समझते हैं। जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, अब किसी व्यक्ति के टांग नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी की आंख नहीं है, किसी में कोई दिक्कत है, तो उनको ये फिजिकल एड सहायता प्रोवाइड करेगी और इनको लिविंग डिवाइसेस देगी। ठीक है, किनको? वो सीनियर सिटीजन जो बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए। तो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, और याद रखें इसका सारा खर्चा हमारे देश में एक सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड होता है, उससे आपका सारा खर्चा इस स्कीम के तहत दिए जाने की बात की गई है। ठीक है, अब हमारे देश में एक एसोसिएशन है जिसका नाम है अलिम्को। अलिम्को का मतलब है आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन। ये एक पब्लिक सेक्टर है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत कार्य करता है। इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कृत्रिम अंग निर्माण निगम। क्या है? कृत्रिम अंग निर्माण निगम। कौन कौन सी डिवाइसेस इसमें देखने को मिलेंगी? तो बुजुर्ग लोगों के लिए वॉकिंग स्टिक्स, ठीक है, उनके जो कोहनी बैसाखियां होती हैं, वॉकर्स होते हैं, है ना, इसके बाद ट्राइपॉड्स हैं, या उनके कानों में उनको सुनने की दिक्कत है, व्हील चेयर है, आर्टिफिशियल डेंचर्स वगैरह सब कुछ यहां पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जबड़े हो गए, चश्मा हो गए, सब कुछ यहां पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम है हमारे बुजुर्ग लोगों के लिए। नेक्स्ट स्कीम है हमारे देश के अल्पसंख्यकों के लिए। सबसे पहली स्कीम है हमारी धरोहर स्कीम। हमारी धरोहर स्कीम एक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जब भी मैं कभी माइनॉरिटीज की बात करूंगा तो माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय हमारे भारत में है। ये क्या करता है, सबसे पहले जो माइनॉरिटीज है उनको ये ना लगे कि उनकी जो हेरिटेज है, उनकी जो विरासत है वो खतरे में है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जो अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत है, संस्कृति है, इसके संरक्षण के लिए हमारी धरोहर योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, इस योजना में सब कुछ संरक्षण प्रोवाइड करवाया जा रहा है। याद रखिएगा, ये प्रोजेक्ट बेस्ड है, कोई स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाइज स्कीम आपको देखने को नहीं मिलेगी। हमारी धरोहर को सुरक्षित किया जाए तो इसके लिए स्कीम ये आपकी लाई गई थी। याद रखें 2014-15 की बात करेंगे। एक स्कीम बहुत प्रचलित है, इससे प्रश्न भी आ चुका है, नई उड़ान योजना। नई उड़ान योजना दोस्तों ये वो योजना है कि जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो किसी मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे वो एसएससी हो, तो इस स्कीम में उनको फाइनेंशियल सपोर्ट यहां पर माइनॉरिटी कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके अलावा यहां पर एक स्कीम आपकी लाई गई थी, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। यहां पर बोला गया था सीखो और कमाओ, कि आप स्किल्स सीखो और फिर कमाना शुरू कर दो। तो प्लेसमेंट लिंक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम था। बात समझ में आई?
वहीं पर एक थी नई मंजिल। नई मंजिल क्या था कि फॉर्मर स्कूल एजुकेशन और जो स्कूल ड्रॉप आउट बच्चे हैं माइनॉरिटीज के, उनको नई मंजिल के तहत स्कूली शिक्षा से जोड़ा जाए। ठीक है, वहीं पर एक स्कीम थी गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये यहां पर जो माइनॉरिटी बच्चे हैं उनको जॉब ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करवाए जा रहे हैं कि जॉब से रिलेटेड स्किल का विकास कैसे किया जाए, जो भी बच्चे माइनॉरिटीज कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अरे बोलो, बात समझ में नहीं समझ में आई? इसके अलावा एक संस्थान है नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम। ये क्या करता है, ये लोन प्रोवाइड करता है किसको, माइनॉरिटीज को, कि वो अपना स्वरोजगार कर सके और इनकम जनरेटिंग वेंचर्स में जुड़ सके। तो कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कि लोन जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो छूट पर प्रोवाइड यहां पर किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां पर अगला आया निकल के हमारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। तो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का मतलब है ये एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, एक एरिया के विकास के लिए प्रोग्राम है। तो यहां पर प्रधान मिनिस्ट्री क्या करेगी, 1300 बैकवर्ड माइनॉरिटीज कॉन्सेंट्रेशन एरियाज पता करेगी, यानी कि 1300 बैकवर्ड एरियाज को पता करेगी और इनका इंप्लीमेंट करेगी। बात समझ में आ रही है? ये भी सेंट्रल आपकी स्पॉन्सर्ड स्कीम है और ये इंक्लूजन की बात कर रहे थे हम। तो अगर ऐसे बैकवर्ड एरियाज को हम डेवलप करेंगे तो इससे इंक्लूसिव ग्रोथ देखने को मिलेगी, नहीं मिलेगी? मिलेगी। और ये देश में सामाजिक आर्थिक संरचना का निर्माण करेगी, नहीं करेगी? करेगी। अरे बोलो, बात समझ आ रही नहीं समझ आ रही? तो इस स्कीम को आप यहां पर ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, याद रखें। वहीं पर दोस्तों हमारे देश में और कौन ग्रस्त है और कौन यहां पर कमजोर है? तो हमारे देश में कमजोर हैं हमारे पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, या जिनको हम दिव्यांगजन बोलते हैं, विकलांग बोलते हैं। सबसे पहली कैंपेन है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, सुगम्य भारत अभियान। तो हमारे देश में एक डिपार्टमेंट है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी को एम्पावर करने की बात करता है। इनके द्वारा एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन या सुगम्य भारत अभियान पूरे देश में लॉन्च किया गया और ये एक यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी की बात करता है कि जो पीडब्ल्यूडी है वो हर चीज एक्सेस कर सके, उनको किसी चीज की बाधा ना हो, उनके लिए कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। वो कंपोनेंट्स क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। देखो, तो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन हम पढ़ रहे थे, इसमें सबसे पहला एलिमेंट है बिल्ट एनवायरनमेंट एक्सेसिबिलिटी। इसका मतलब जो दिव्यांग जन है उनके लिए बहुत ही सही तरीके से वातावरण तैयार किया जाए, एक एक्सेसिबल फिजिकल एनवायरनमेंट सभी जगह उनके लिए तैयार हो। बात समझ में आई? और ऐसे कोई भी बैरियर्स उनके लिए ऑब्स्टिकल्स पैदा हो रहे हैं, चाहे वो इंडोर हो चाहे आउटडोर, सारी चीजें उनको प्रोवाइड करवाई जाएं, स्कूल्स में, मेडिकल फैसिलिटीज में, वर्क प्लेसेस में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। पहला तो ये है। दूसरा है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक्सेसिबिलिटी, परिवहन के सुगम्य साधन दिव्यांगजनों को प्रोवाइड करवाए जाए, चाहे वो हवाई यात्रा हो, बसें हो, टैक्सी हो, ट्रेनें हो, सब जगह की बात की गई है। तीसरा इनका है, तीसरी बात याद रखेंगे, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम एक्सेसिबिलिटी। तो इनको सभी जगह एक्सेस टू इंफॉर्मेशन मिले, सभी को सोसाइटी में यहां पर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सभी के लिए पर्याप्त हो। बात समझ में आ रही है साथियों? ये हर चीज के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां पर इनके द्वारा प्रोसेस किए जाएं। वहीं पर साथियों एक चीज है आप लोगों की अगली, दिशा। दिशा स्कीम थी अर्ली इंटरवेंशन एंड स्कूल रेडीनेस स्कीम, बाल्यकालिक हस्तक्षेप और स्कूल तैयारी योजना। दोस्तों ये स्कीम दिशा सेंटर बनाती है और ये जो पीडब्ल्यूडी हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं 0 से 10 साल के, ठीक है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट के तहत, याद रखें, इनको यहां पर थेरेपीज, ट्रेनिंग्स और इनके फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, तो इस योजना का लक्ष्य है कि दिशा केंद्र स्थापित हो और राष्ट्रीय न्याय अधिनियम के अंतर्गत जो 0 से 10 वर्ष के आयु समूह वाले व्यक्ति हैं उनको बाल्यकाल में ही चिकित्सा प्रशिक्षण और उनके परिवार को, सदस्य को सहायता प्रोवाइड करवाई जाए। इसमें अगर हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे तो सबसे पहले बाल्यकालिक अर्ली इंटरवेंशन और स्कूल रेडीनेस स्कीम है, 0 से 10 साल की आयु के बच्चे इसमें पात्र है। थेरेपीज, ट्रेनिंग्स और सपोर्ट फैमिली मेंबर को प्रोवाइड करने की बात की गई है। इसके अलावा यहाँ पर डे केयर फैसिलिटीज पीडब्ल्यूडी को प्रोवाइड करवाई जाए, जिसमें 20 का आपका बेस्ट साइज आपको देखने को मिले। अब दोस्तों हम सबसे आखिरी स्कीम की चर्चा करेंगे, एक दो स्कीम और बची हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान। दोस्तों 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल इकोनॉमिक और कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का, जो हमारी जीडीपी का 10% भाग था, आत्मनिर्भर
भारत अभियान में। तो सेल्फ लैंड इंडियन मूवमेंट के लिए यह अभियान की बात करता है और इसमें 5 पिलर की बात की गई थी, आप सबको पता है, अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रणाली, गतिशील जनसांख्यिकी और मांग। तो ये 5 चीजें यहां पर बोली गई थी, इसके बारे में हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं। इसी के तहत दोस्तों एक स्कीम लाई गई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 1। इसमें 1.7 लाख करोड़ रिलीफ पैकेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में दिया गया था। कोरोना वायरस में जो गरीब हैं उनको कोरोना से फाइट करने के लिए दिया गया था। इसमें यह कहा गया था कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाएगा। 80 करोड़ गरीब लोगों को 5 किलोग्राम व्हीट और राइस पर पर्सन कुछ टाइम के लिए दिया गया। 1 किलोग्राम पल्सेस की बात की गई, ये आप देख लेना। इसके अलावा इसी स्कीम में 20 करोड़ महिलाओं को जनधन अकाउंट से जोड़ा गया, जिनके अकाउंट में 500 रुपीस पर मंथ कुछ टाइम के लिए डाले गए। गैस सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर प्रोवाइड किए गए। मनरेगा का बेस दोस्तों 2 रुपए बढ़ा दिया गया 182 रुपए से। ये सब काम दोस्तों आपके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 1 में हुए। और 2 में यहां पर याद रखेंगे 8.7 करोड़ किसानों को लाभान्वित करने के लिए जो पीएम किसान के तहत किसानों को 2000 रुपए भुगतान किए गए। इसके अलावा बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर जो था, एक वेलफेयर फंड यहां पर अलाउ किया कि आप यहां पर जो वर्कर्स हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड करें, उनको कुछ ना कुछ राहत देने की बात की गई थी। इसके अलावा इसी गरीब कल्याण पैकेज में 5 करोड़ वर्कर्स को एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ से यहां पर रजिस्टर्ड किया गया, ये बात ध्यान रखें। तो ये कुछ स्कीम, इंपॉर्टेंट स्कीम दोस्तों आपने देखी। मैं उम्मीद करता हूं बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, घर बैठकर रिवाइज करोगे तो समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा भी कुछ मेजर स्कीम्स हैं जो आपको बस गो थ्रू करनी है, रटना नहीं है, सिर्फ उनको देखना है, बस देखना है। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? अरे बोलो क्लियर बात। तो दोस्तों पीएम किसान आपने पढ़ा, कोई दिक्कत आई इसमें? पीएम किसान में कोई दिक्कत है? उसके अलावा आपने पढ़ा प्रधानमंत्री, क्या पढ़ा था? किसान, किसानी था ना वर्ड। प्रधानमंत्री, जल्दी बताओ, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, मानधन योजना भाई, मानधन योजना ये पढ़ी आपने। अटल पेंशन योजना पढ़ी थी, याद है? भूल गए? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पढ़ी आप लोगों ने। प्रधानमंत्री जनधन योजना पढ़ी है ना, प्रधानमंत्री जनधन योजना पढ़ी। फिर मुद्रा योजना पढ़ी, फिर आयुष्मान भारत की योजना पढ़ी है ना। फिर हमने एससी एसटी ओबीसी के लिए देखी, सीनियर सिटीजन्स के लिए देखी, माइनॉरिटीज के लिए देखी, पीडब्ल्यूडी के लिए देखी और आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में बात करी। तो ये सारी स्कीम्स दोस्तों हमने पढ़ी हैं, समझी हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको एक बार आप घर जाकर रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। नोट्स में आप लोगों को सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है, उसके लिए बेफिक्र रहिएगा। फिर भी कुछ एडिशनल स्कीम आपको मिल जाएंगी, उसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा।